चलें, आई थिंक रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड और गूगल मीट ने मुझे बताया कि रिकॉर्डिंग के लिए जो है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी परमिशन होनी चाहिए, अदरवाइज इट्स अगेंस्ट द लॉ। तो अब क्योंकि हम क्लासरूम सेटिंग में हैं और हम लोग मोस्टली आई विल बी टॉकिंग एंड यू गाइस विल बी लिसनिंग, तो होपफुली जो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इट शुड बी ओके। और मेरे ख्याल में फॉर द स्टूडेंट्स, चाहे वो मेल स्टूडेंट्स हो या फीमेल स्टूडेंट्स हो, देयर इज नो नीड कि आप लोग अपना कैमरा वगैरह टर्न ऑन करें। आपका सिर्फ माइक ऑन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग सुन सकें। और इफ यू हैव क्वेरीज तो आप लोगों ने फौरन नहीं सवालात वगैरह पूछने। इट्स गुड टू सेव योर क्वेश्चंस टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। तो सिंस ओनली आई विल बी टॉकिंग, ठीक है, और मेरी वीडियो आप लोगों को आ रही है, तो मेरे ख्याल में इट्स ओके कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग हार्मफुल फॉर द पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये होगा कि आज क्योंकि पहला लेक्चर है तो उसमें डीएसपी से मुताल्लिक आप लोगों के आई डू नॉट नो, आप लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी रिगार्डिंग दिस कोर्स, और आप लोगों की कुछ क्यूरियोसिटी है और मे बी रिजर्वेशंस भी हो सकती हैं कि इससे बेहतर कुछ हो सकता था, ऐसा सब कुछ। तो इफ यू हैव ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस तो यू कैन सेव दोस क्वेश्चंस टिल द एंड ऑफ द लेक्चर। स्टार्ट में ये है कि आई कैन टेक यू थ्रू ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। कोर्स आउटलाइन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो आप लोगों के जो आप लोगों का ग्रेडिंग क्राइटेरिया है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफिशियली। तो अब जितने भी लोग अगर नहीं आ सके हैं तो दे विल होपफुली दे विल बी एबल टू जॉइन अस सून। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का ये कोर्स है। शॉर्ट अल्फाज में तो हम इसको डीएसपी कहते हैं, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स में जो ये कोर्स है तो दैट इज डीटीएसपी, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग। तो यानी कि टेक्निकल टर्म्स में डिस्क्रीट सिग्नल नहीं होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, क्योंकि सिग्नल्स की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो मुख्तलिफ तरह से हो सकती हैं। तो वन वे इज टू टॉक अबाउट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो जब आप उस तरह से क्लासिफाई करते हैं तो जो आपके पास चीज़ आती है तो दैट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो इस कोर्स में हमारा जो एम्फोसिस है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे होगा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स पे नहीं होगा। जो आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का कोर्स पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स भी डिस्कस किए होंगे और उनका एनालिसिस, उनकी क्लासिफिकेशन, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स भी डिस्कस किए होंगे। लेकिन इस कोर्स में हमारा एम्फोसिस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे होगा। व्हाई, दैट्स द रीजन, वो आप सब लोगों को पता है कि इट हैज़ बीन अ डेकेड कि आपके पास जो एम्बेडेड कंप्यूटिंग की जो टेक्नोलॉजी है इट हैज़ आप कह लें कि इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रैपिड पेस पे जो है वो एडवांसेस हुए हैं एम्बेडेड कंप्यूटिंग में, चाहे वो FPGAs हों, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर्स हों या स्मॉल स्केल प्रोसेसर्स हों जैसे रास्पबेरी पाई है या आर्डुइनो है। तो जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, जो इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग है, इट इज़ बीइंग डन डिजिटली। तो जिसकी वजह से आप कह लें कि ऑल द फोकस हैज़ बीन शिफ्टेड ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्क्रीट टाइम में हम लोग देख रहे होते हैं। डिस्क्रीट टाइम आप कह लेंगे दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिसको हम सैम्पलिंग का प्रोसेस कहते हैं, और जो दूसरा स्टेप है जिसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो वंस वी कंबाइन द सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन तो फिर हमारे पास जो डेटा होता है तो वी स्टार्ट टू कॉल इट बिट्स, ठीक है। तो बिट्स कब आती हैं? जब आप सैम्पलिंग भी कर लेते हैं और क्वांटाइजेशन भी कर लेते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर्स में या जो भी हमारे पास सेल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो उनमें जो मेमोरी है, हर चीज़ है, तो वो डिजिटल आपके पास डिजिटली रिकॉर्डेड है जो भी इंफॉर्मेशन है। तो दैट्स द रीजन कि आप जो है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को फौरन ही आप लोग जो है वो डिस्क्रिटाइज करते हैं थ्रू सैम्पलिंग, और बाद में फिर आप क्वांटाइजेशन के जरिए जो है वो बिट्स वगैरह बनाते हैं, और वो बिट्स जो हैं देन द कंप्यूटर्स, जितने भी एम्बेडेड प्रोसेसर्स हैं, वो सब दे ऑल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बिट्स। तो उनको पता है कि मेमोरी से बिट्स वगैरह कैसे रिट्रीव करनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है उनको सिर्फ बिट्स जो है वो समझ में आती हैं, जबकि एक्चुअली जो नेचुरली एग्जिस्टिंग सिग्नल्स हैं अराउंड अस वो सारे एनालॉग हैं। एनालॉग सिग्नल्स का मतलब है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग राइट नाउ, तो माय स्पीच सिग्नल इज एनालॉग, इट इज कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, बट माय माइक्रोफोन टेक्स इट टू द कंप्यूटर, वहां पे जो है हम इसको सैंपल भी कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे ये सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनता है, एंड सून आफ्टर दैट वी क्वांटाइज इट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द बिट्स,
और ये प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह से कोई और सिग्नल है, जब आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हीट वेव्स हैं या कोई अदर नेचुरली एग्जिस्टिंग सिग्नल्स, ठीक है, तो दे आर ऑल कंटिन्यूअस टाइम इन नेचर, बट द प्रोसेसर्स वी हैव दे हैव द डिजिटल कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से फिर आपको जो है वो सैम्पलिंग करनी पड़ती है और क्वांटाइजेशन। सो दैट्स ऑल द मोटिवेशन कि आपने इस कोर्स में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को क्यों देखना है और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को क्यों नहीं देखना है। तो दैट्स वन थिंग। अब जो दूसरी चीज है वो ये कि मेरे ख्याल में एज ऑफ टुडे 2020 में मेरे ख्याल में इस कोर्स को जो आप ज्यादा अप्रोप्रिएट वे में आप फ्रेज कर सकते हैं तो वो शायद ये होगा कि इट इज अ कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो सिग्नल प्रोसेसिंग के बजाय शायद आज के दौर में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो लफ्ज है वो ज्यादा कैची हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो टूल्स या जो टेक्निक्स आप लोग इस करेंगे, चलें, अभी एक someone was trying to get into the classroom using an email address other than the ITU email address. तो हमारे पास strict instructions हैं from the academic office कि we are not supposed to allow anyone to enter the classroom, ठीक है, जो भी ITU की domain name से बाहर के email address से हमें ज्वाइन करेंगे। तो काइंडली आप में से जो भी हैं तो प्लीज कीप इन माइंड कि आप लोगों ने हमेशा लेक्चर्स में जो है ITU की जो डोमेन नेम है उसका जो आपका ईमेल एड्रेस है वहीं से आपने ज्वाइन करना है, किसी एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस से आपने ज्वाइन नहीं करना है। और जो गूगल मीट का जो इन्विटेशन लिंक है वो आप लोगों ने एक तरह से ब्रॉडकास्ट भी नहीं करना है कि उसमें जो आप कह लें कि जो पब्लिक है एट लार्ज वो लोग आके हमें सुनना शुरू कर दे, मे बी सम लॉयर्स या कोई और डॉक्टर्स या कोई और। तो जो सिर्फ रेलेवेंट ऑडियंस है ये लेक्चर सिर्फ उनके लिए, किसी भी आप कह लें कि ऐसे बंदे के लिए नहीं है कि जिसके पास काफी वक्त है और वो चाह रहा है कि वो किसी यानी क्लासरूम को ज्वाइन करे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम दोबारा अपनी डिस्कशन पे वापस आते हैं। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज अ मोर सूटेबल नेम टू दिस कोर्स, क्योंकि इस कोर्स में जो टूल्स हैं मैथमेटिकल टूल्स, जब आप उन टूल्स को लर्न करेंगे तो उससे आपको ये जरूर पता चलेगा कि हाउ टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी तरह की फॉर्म में हो। यानी पहले हम इसको सिग्नल्स कहते रहे हैं हिस्टोरिकली ड्यूरिंग द लास्ट 40-50 ईयर्स, लेकिन आज की डेट में जब आपके पास प्रोसेसिंग की दुनिया में आप कह लें रेवोल्यूशन आई है, तो अब आपके पास लैपटॉप्स और सेल फोन्स की वजह से नाउ वी आर इनटू द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जिसकी वजह से आप कह लें कि जो आपका डेटा है, इट कुड बी अ स्पीच डेटा, इट कुड बी सम टेक्स्ट डेटा, ठीक है, किसी वेबसाइट का डेटा हो सकता है, किसी मशीनरी का डेटा हो सकता है, किसी प्लांट की मशीनरी की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास या वही बात है कि या आप इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का कोर्स कह सकते हैं या डेटा प्रोसेसिंग कोर्स कह सकते हैं। तो जो भी टूल्स आप लर्न करेंगे तो उसके जरिए यू कैन प्रोसेस एनी काइंड ऑफ डेटा, एटलीस्ट जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कि नाउ डेज देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ अराउंड मशीन लर्निंग, इस तरह की चीज़ों के। तो यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं ये दूंगा कि इट इज़ नॉट ऑलवेज आप कह लें कि नेसेसरी कि आप मशीन लर्निंग के टूल्स सबसे पहले अप्लाई कर दें। आप कह लें कि जब भी आपने किसी डेटा पे कोई एनालिटिक्स परफॉर्म करने, किसी भी तरह की टाइम सीरीज आपके पास हो, कोई भी चीज़ हो, तो सबसे जो आप कह लें रूडिमेंट्री स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स हैं जो आप इस कोर्स में लर्न करेंगे। यानी कि यू आर सपोज टू टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और द वेवलेट ट्रांसफॉर्म, देयर आर सो मेनी अदर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में किसी भी तरह के डेटा पे जो प्रोसेसिंग आपको करनी चाहिए एज अ फर्स्ट स्टेप, तो वो ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस है। तो इस कोर्स में आप जो है वो ट्रांसफॉर्म्स जो हैं वो देखेंगे, जी ट्रांसफॉर्म की बात भी होगी और थोड़ा सा डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म को टच करेंगे, एफएफटी को भी हम लोग टच करेंगे, वेवलेट को भी टच करेंगे। तो ये आप कह लें कि स्टेप 0 है किसी भी डेटा का जो है वो एनालिसिस करने के लिए। अगर आपको पहले स्टेप में ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस से ही आपको अपने सवालात का जवाब मिल जाता है कि आपने डेटा में कोई एनॉमली डिटेक्शन करनी है या आपने किसी मशीन का जो है वो रिमेनिंग यूजफुल टाइम प्रेडिक्ट करना है, या कोई प्लेन्स हैं या कोई एयरक्राफ्ट हैं, शिप्स हैं, आपने उनकी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस वगैरह करनी है कि आप किसी फॉल्ट का टाइम से पहले आप पता चलाना चाह रहे हो। तो many such things could be done using the tools you are going to learn in this course, ठीक है। तो keep that in mind।
ये जो कोर्स है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का, तो आप कह लें कि इट कैन हेल्प यू इन सो मेनी डोमेन्स, ठीक है। नो मैटर कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी स्पेशलाइजेशन इवेंचुअली किस डोमेन में करते हैं, यानी कि सम ऑफ यू गाइस, आप में से कुछ लोग जो है वो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, पेल है या इस तरह और नेम्स हैं। कुछ लोग हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो रिसर्च इंडस्ट्री है, कामरा वगैरह में जो एयर वेपन कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जाएं। तो आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स। या कुछ लोग हो सकता है वापडा को ज्वाइन करें, जहाँ पे पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन का काम होता है। तो मकसद ये है कि जो टूल्स आप इस कोर्स में लर्न करेंगे तो दे आर ubiquitous, यूनिवर्सल टूल्स है। तो ये आप नो मैटर कि आप जिस भी डोमेन में जाएं, अगर आपके पास डेटा मौजूद है, चाहे वो किसी पावर सिस्टम का डेटा हो, और चाहे वो किसी ग्रिड का डेटा हो, किसी प्लांट का डेटा हो, किसी मशीनरी का डेटा हो, ठीक है, चाहे किसी घर में जो इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो केबल्स हैं, उसका डेटा हो, यानी जब आपके पास डेटा है तो आप उस पर ये जो टूल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो इस कोर्स में हम लोग लर्न कर रहे हैं। तो आप कह लें कि ये काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशनल कोर्स है इन योर करिकुलम, अंडरग्रेड के करिकुलम में। और डीएसपी पे अगर आपकी ग्रिप है तो आप कह लें कि यू आर अ रूडिमेंट्री मशीन लर्निंग काइंड ऑफ एक्सपर्ट, तो आप अपने आप को उस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ग्रेड लेवल पे हम लोग एडवांस डीएसपी कोर्स ऑफर करते हैं, जिसमें यही टूल्स है, वी टेक देम टू अ न्यू लेवल, ठीक है, जिसमें मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन भी आ जाती है, और दैट इज आप कह लें कि वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सीएस में जो लोग कर रहे हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, या डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो दे टिपिकली आर वेरी गुड एट कोडिंग, तो दे नो द सॉफ्टवेयर्स, और दे आर गुड एट राइटिंग द कोड्स, but they do not have kind of strong knowledge about the mathematical foundations. यानी डबल ई और सी एस के लोगों में जो फर्क हम लोग इजीली देख सकते हैं इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो ये हो सकता है कि a CS guy might be able to write a very efficient code for FFT, ठीक है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, उसका एल्गोरिथम लिखना है C++ में, किसी भी और लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में, तो the CS guy might be able to write the code very well, लेकिन जो उसकी मैथमेटिकल आप कह लें कि ब्यूटी है, या आप कह लें कि जो उसकी मैथमेटिकल डेलिकेसी है, वो जो डिटेल्स हैं, तो दे आर मोर वेल नोन टू द डबल ई गाइड्स। इस कोर्स में हम जो है वो मैथमेटिकल फाउंडेशंस वगैरह देख रहे हैं सिग्नल प्रोसेसिंग की, कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेरी रॉ काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक वे। तो डबल ई में हम जो है वो काफ़ी रिगोरस रहते हैं जब हम डेटा प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करते हैं। तो इस कोर्स में भी ये है कि इट्स हैवीली मैथमेटिकली ओरिएंटेड, और जो एडवांस्ड डीएसपी का कोर्स है जो हम अपने मास्टर्स प्रोग्राम में ऑफर करते हैं, दैट इज आल्सो हैवीली मैथमेटिकली ओरिएंटेड। एंड आई थिंक यू गाइस, जैसे आजकल कंपटीशन है, तो यू गाइस आर ऑलरेडी गुड इन प्रोग्रामिंग, दिस इज व्हाट आई अज्यूम। तो जिसकी वजह से अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं और अगर आपको मैथमेटिकल फाउंडेशंस आती हैं, तो देन आई सपोज कि यू कैन डू सम गुड कोडिंग फॉर एनी डेटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। तो ये आप कह लें कि दैट वाज ऑल काइंड ऑफ मोटिवेशन टू कीप यू गाइस अप, ठीक है, फॉर दिस कोर्स। तो हैविंग सेड दैट, अब हम अपनी जो डिटेल्स हैं उसकी तरफ आते हैं। मेरे ख्याल में कि आई एम सपोज टू काइंड ऑफ डिस्कस द रफ कोर्स आउटलाइन विद यू गाइस, ठीक है, आज के लेक्चर में। और जो आप लोगों का ग्रेडिंग जो क्राइटेरिया है उसके बारे में भी हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक आई विल नीड टू शेयर माई स्क्रीन, और वंस वी आर डन विद दीज लॉजिस्टिकल फॉर्मेलिटीज, तो आई थिंक वी विल गेट स्टार्टेड। जो हमारे पास यानी कि ABC है सिग्नल प्रोसेसिंग की, which is kind of the review or the recap of signals and systems, तो हम वही करेंगे। discrete time signals का थोड़ा सा ओवरव्यू हम करने की कोशिश करेंगे, discrete time systems का ओवरव्यू हम करेंगे, and I think that will be more or less the end of the lecture by then, और फिर then we'll assemble again on Thursday। तो once again, अगर नए लोगों ने ज्वाइन किया है तो गूगल क्लासरूम पे हम लोगों ने क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, जिसके रेस्पॉन्स में आप लोगों ने जो है वो अपना फुल ऑफिशियल नेम जो आपकी डिग्रीज पे होता है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे होता है, और आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे लिखना है, सो दैट वी कैन मार्क योर अटेंडेंस, ठीक है। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड कीपिंग के लिए है, और मेरे ख्याल में इट जस्ट अ वे टू कीप ऑल ऑफ अस इन डिसिप्लिन। तो
please mark your attendance. So let me share my screen and then I'll be discussing the course outline with you guys. और किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो. अगर किसी एक शख्स को नहीं आ रही है, एक दो लोगों को नहीं आ रही है, तो यू आर एडवाइज्ड टू रीजॉइन द क्लास. अगर मेजॉरिटी को मेरी आवाज नहीं आती, आप लोग मुझे नहीं सुन पाते हैं, तो प्लीज लेट मी नो. इट कुड बी बिकॉज ऑफ द पुअर कनेक्शन एट माय एंड, क्योंकि इवेंचुअली तो हम लोग पाकिस्तान में हैं, तो इंटरनेट कनेक्शन हर जगह स्टेबल है, चाहे वो अरफा टावर हो, चाहे वो हमारे घर हो. तो अगर ज्यादा लोगों को मसला हो तो आपने फौरन मुझे इंटीमेट करना है, बजाय इसके कि आप सब लोग जो है वो रिलैक्स करते रहें अपने अपने घरों में जहाँ पे भी आप लोग मौजूद हैं, और सिर्फ जो कोर्स क्लास का टाइम है उसके खत्म होने का वेट कर रहे हैं. तो काइंडली इस तरह नहीं करना है. तो आप लोगों ने मुझे वेल एंड टाइम आपने बता देना है. चलिए, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू गाइस, और होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी. वंस अगेन, अगर किसी को प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रीजॉइन करें. मेजॉरिटी को मसला होगा तो फिर हम देखेंगे. एक चीज और भी है कि जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, विच इज रिटन बाय प्रोफेसर ओपनहीम, जो कि MIT में होते हैं, और प्रोफेसर शेफर जो जॉर्जिया टेक में होते हैं. तो वो जो टेक्स्ट बुक है उसका 3rd एडिशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और टेक्स्ट बुक जो है दैट हैज बीन अपलोडेड ऑन द गूगल क्लासरूम एज वेल, ताकि आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी हो. और इट इज वेरी मच एडवाइजेबल कि जब आप लोग लेक्चर के लिए बैठे हुए हैं तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी ओपन कर लें, और जहां जहां से हम गो थ्रू कर रहे होंगे तो यू शुड हैव दोस रेलेवेंट पेजेस ओपन. तो आई एडमिट कि जो डिस्टेंस लर्निंग है या ऑनलाइन लर्निंग है, तो इट्स क्वाइट ट्रिकी एंड टफ. तो लेकिन वही है कि प्लीज मेक श्योर कि जो भी ये इनकन्वीनियंट सिचुएशन है तो उसमें हम अपना बेस्ट पॉसिबल जो है वो गेन अचीव कर लें. आप यूँ कह लें कि ऑनलाइन लर्निंग में ज्यादा डिसएडवांटेज जो है वो स्टूडेंट्स के पास ही है, टीचर्स के पास इतना डिसएडवांटेज नहीं है. वाई? क्योंकि आई ऑलरेडी नो दिस कोर्स वेरी वेल. मैं पिछले सेमेस्टर में भी ये पढ़ा चुका हूँ. इट हैज बीन 10 years दैट आई एम डूइंग रिसर्च इन दिस डोमेन. तो यानी आई नो ऑल द डिटेल्स अबाउट इट. तो यानी मुझे इस कोर्स को लर्न नहीं करना है, कोर्स आप लोगों ने लर्न करना है फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये बहुत फाउंडेशनल कोर्स है. जैसे अगला जो डेकेड है, इट इज गोइंग टू बी डिवोटेड टू मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, ये सारी चीजें. उसमें ये कोर्स जो है दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस. तो आप लोगों ने खुद ही इसमें कम या ज्यादा जो है वो गेन करना है. तो मेक श्योर कि आप इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा गेन कर रहे हो वो आप करें. तो प्लीज स्टे फोकस्ड. तो डेफिनेटली जो सॉफ्ट कॉपी है तो उसको अपने पास ओपन रखने की कोशिश करें एटलीस्ट ड्यूरिंग द लेक्चर आवर्स. अदरवाइज इसकी जो हार्ड फॉर्म में जो बुक की कुछ कॉपीज हैं, मेरे ख्याल में दे आर डेफिनेटली अवेलेबल इन द लाइब्रेरी. उसके अलावा यानी कि ऑफ कोर्स इफ यू गाइस वांट टू परचेज द टेक्स्ट बुक, ठीक है, फ्रॉम उर्दू बाजार ऐसी जगहों से, तो आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं. तो मेक श्योर कि टेक्स्ट बुक आपके पास हो. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग बाय ओपनहीम एंड शेफर, 3rd एडिशन. तो जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहले 7 चैप्टर्स जो हैं वो हम लोगों ने गो थ्रू करने, और दैट डज नॉट मीन कि हम उसमें एक एक पेज जो है वो गो थ्रू करेंगे. विल गो थ्रू सिलेक्टेड टॉपिक्स. तो being the instructor and having lots of experience in this field, I can easily decide, but I will be kind of more careful. कि easy decision के बजाय I will make a judicious decision कि कौन कौन से अच्छे और important topics हैं जो आजकल की डेट में relevant हैं. तो we'll try to cover those topics. तो पहले 7 चैप्टर्स हम लोगों ने टेक्स्ट बुक से करने हैं. उसके अलावा चैप्टर 9 से शायद हम DCT देखना चाहेंगे, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म. और फाइनली जो है फिर हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसके लिए लेक्चर नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे. जैसे वेवलेट्स के लिए लेक्चर नोट्स हो सकते हैं, या एक दो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो हम इमेज प्रोसेसिंग पे कर सकते हैं. तो इमेज भी बेसिकली डेटा है, जो कि जिसको हम 2 डायमेंशनल डेटा कहते हैं. जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो 1 डायमेंशनल होते हैं. स्पीच भी सिग्नल है, इमेज जो है वो 2D सिग्नल है. इस तरह फिर जब आप डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो डेटा को फिर आप डायमेंशंस की टर्म्स में आप फिर क्वालिफाई नहीं करते. जैसे अगर आपके पास किसी बैंक का डेटा है या किसी ई कॉमर्स का डेटा है,
तो देन यू जस्ट कॉल इट डेटा और फिर आप उसमें से जो है वो कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग कोर्स आउटलाइन की तरफ जाते हैं। तो here comes the course outline और I haven't finalized it, थोड़ी सी इसमें डिटेल्स जो है वो रिफाइन करनी है, तो I will do that and then we'll upload this course outline on Google Classroom as well. कोर्स कोड आपको नजर आ रहा है, क्रेडिट आवर्स जो है वो 3+1 है, तो इसके साथ लैब एफिलिएटेड है। लैब आप लोगों की जो पहली लैब है वो कल होनी है। इसका जो प्री रिक्विजिट है तो दैट इज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो आई एज्यूम कि इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने सिग्नल सिस्टम पास ना किया हो। इफ देयर इज एनी सच स्टूडेंट तो आप लोग जो है वो मुझे ट्राई टू कांटेक्ट मी वाया ईमेल, मुझे ईमेल करने की कोशिश करें एंड देन विल सी के व्हाट टू डू इन योर केस। आइडियली जो है वो आपका सिग्नल सिस्टम जो है वो पास होना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स में सिग्नल सिस्टम का जो क्विक रिव्यू है तो वो हम पहले जो है वो 1-2 लेक्चर में कर लेते हैं। तो सिग्नल सिस्टम पे इसकी फाउंडेशंस हैं इस कोर्स की। My office is on 4th floor. You guys are welcome to visit me. There are no definite visiting hours. तो उसमें रूल ऑफ थंब यही है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि just knock at the door and if I'm not busy, ठीक है, अगर कोई मीटिंग नहीं हो रही किसी भी तरह की या कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही, पेपर राइटिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो I will entertain you. तो आप लोगों ने जस्ट डोर पे नॉक करना है और अगर मैं अवेलेबल हुआ तो हम लोग फौरन जो है वो बातचीत करना शुरू कर देंगे, चाहे वो कोर्स के किसी कंटेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रेडिंग से रिलेटेड हो, किसी भी और चीज से रिलेटेड हो। तो आप एक चीज और है, इसी से मुझे याद आ रहा है कि इस कोर्स के लिए जो आपके ऑफिशियल टीए हैं तो ही इज वकास अमान, ही इज माय पीएचडी स्टूडेंट, ही इज ऑलमोस्ट डन विद हिज रिसर्च, तो ही इज गोइंग टू बी डॉक्टर वकास अमान वेरी सून, गॉड विलिंग। तो जो हमारा ग्रुप है, मेरा रिसर्च ग्रुप, तो हम लोग कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन पे रिसर्च करते हैं। और जब आप लोग कभी वायरलेस कम्युनिकेशन या डिजिटल कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ेंगे होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर, तो देन यू विल गेट टू सी के कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसमें आपने उसको स्पेशलाइज कर दिया है कि सेल फोन कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आपने ये सेल फोन्स बनाने हैं, मेंटेन करने हैं, नेटवर्क बनाना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए जो सिग्नल प्रोसेसिंग चाहिए तो दैट इज व्हाट वी डू। तो कम्युनिकेशन का जो कोर्स होता है दैट इज एक्चुअली सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर कम्युनिकेशन। तो मी एंड माय पीएचडी स्टूडेंट वकास अमान जो आपके टीए हैं और हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं, तो वी आर एक्सपर्ट्स इन सिग्नल प्रोसेसिंग, लेकिन हम अपने एक्सपर्टाइज को कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जब आपको एक सिग्नल प्रोसेसिंग करनी आ जाए तो आप डिफरेंट कामों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो है वो हम लोग स्मार्ट ग्रिड, जो कि फ्यूचर का पावर ग्रिड है, उसके प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे होते हैं। उसमें हम सिग्नल प्रोसेसिंग के जो है वो टूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं, जो डेटा हमें पावर सिस्टम्स वगैरह से मिलता है। तो सिग्नल प्रोसेसिंग इस लिहाज से यूबिक्विटस है। तो वकास अमान इज योर टीए एंड यू कैन इजीली कांटेक्ट हिम, यू कैन मीट हिम ऑन कैंपस एंड यू कैन राइट हिम ईमेल्स, मीटिंग वगैरह स्केड्यूल कर सकते हैं। ही शुड बी हेल्पफुल टू यू। तवाहा इज लैब इंजीनियर फॉर दिस कोर्स। आई थिंक यू गाइस ऑलरेडी नो तवाहा, आपने उनके साथ कुछ लैब्स की होंगी होपफुली, तो he'll be the lab engineer for the course। कल आपकी पहली लैब है तो उसमें वो आपको जो है वो नेविगेट करेंगे थ्रू the outline for the lab। तो लैब और थ्योरी में वही है जैसे हमेशा होता है कोर्सेज में कि 75% इज फॉर थ्योरी, 25% इज फॉर द लैब, और फिर जो थ्योरी के 75% है उसकी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है अलहदा से, जो आज हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो दोबारा से हम ये कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं। कोर्स डिस्क्रिप्शन में जो डीएसपी की मोटिवेशन है, मेरे ख्याल में हम काफी बात इस पे कर चुके हैं डीएसपी को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। इसमें और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कंपेलिंग स्टोरीज हैं। जो नासा का जो सबसे पहले जो लूनर मिशन था, जब लोगों ने लैंडिंग की थी, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे, तो उसमें बड़ी अच्छी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व थी जो मिशन उनको लेके गया था। तो इसके अलावा और भी काफी सारी कंपेलिंग स्टोरीज हैं। देयर इज आप कह लें कि जो हिस्ट्री है कि कोई भी साइंस जो है वो कैसे इवॉल्व हुई है, वो हिस्ट्री इटसेल्फ फैसिनेटिंग होती है कि एफएफटी के बारे में लोगों को कहाँ से ख्याल आया और बहुत सारी चीजें। तो इफ समवन इज इंटरेस्टेड तो वो आप कह लें कि ब्रीफ हिस्ट्री जो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की, वो
ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसकी चैप्टर 1 में डिस्क्राइब है, तो आप चैप्टर 1 को वैसे ही आप रीड कर सकते हैं फॉर फन, ठीक है। उसमें कोई क्वांटिटेटिव चीज नहीं है, कोई इक्वेशंस नहीं है, कोई और चीज नहीं है, तो उसमें मेनली ये है कि ये सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ। तो आप कह लें कि जो साइंस लवर्स किस्म के जो लोग हैं, आई अज्यूम के वी आर दोज गाइस, इनके वी आर साइंस लवर्स, क्योंकि अगर हम साइंस लवर्स नहीं होते तो आज हम इंजीनियरिंग क्लास में नहीं बैठे होते, बल्कि हम किसी इकोनॉमी या आर्ट की क्लास में बैठे होते। दैट मीन्स के फॉर गाइस लाइक अस, तो वो जो चैप्टर 1 है, तो दैट इज काइंड ऑफ दैट विल सर्व एज एपिटाइजर, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कोई खाना खाना चाहते हैं तो खाना खाने से पहले हम लोग जो है वो सूप या कोई और चीज ले रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह की चीज है। तो इट विल एक्ट एज एपिटाइजर, तो इट विल काइंड ऑफ मोटिवेट यू गाइस मोर अबाउट द कोर्स। चैप्टर 1 आप वैसे ही जो है वो पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर 1 में है कि किस तरह से जो है वो ये सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ है। टेक्स्ट बुक ये है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग, ओपनहीम एंड शेफर। यहाँ पे हमने सेकंड एडिशन लिखा हुआ है, तो हम थर्ड एडिशन फॉलो कर रहे हैं, तो सेकंड थर्ड एडिशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेक्चर ब्रेक डाउन, मिड टर्म से पहले क्या होगा, मिड टर्म के बाद क्या होगा। मिड टर्म से पहले आप कह लें कि हमारे पास अगर हम देखें तो 3 मेन चीज़ें हैं। एक तो ये कि हम सिग्नल्स और सिस्टम्स का रिव्यू करेंगे, उसमें भी मेनली जो है वो हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को देखेंगे और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को देखेंगे। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है, तो उसमें हम ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस सीखेंगे कि किसी भी तरह का आपके पास सिग्नल है। सिग्नल क्या चीज होता है बेसिकली, जिसको हम कई दफा सीक्वेंस भी कह रहे होते हैं। आपके पास अगर मैटलैब की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है। उस वेक्टर में बहुत सारे जो है वो नंबर्स हैं, ठीक है। इट्स अ सीरीज ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हम जो नंबर्स हैं उनके ऊपर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म के लिए आपने करना होता है, एंड देन वी गेट अनदर सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी कि आपको एक 10/1 वेक्टर आप इनपुट करते हैं और एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, फिर आपको 10/1 फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आउटपुट में मिलता है। तो एक वेक्टर आपने इनपुट दिया, दूसरा वेक्टर आपको आउटपुट पे मिला, फिर होप क्या होती है आपको कि जो दूसरा वेक्टर आपको मिला है एट द आउटपुट ड्यू टू ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस, तो उसमें कोई ऐसी बात होगी जो आपके लिए रेलेवेंट होगी या इंटरेस्टिंग होगी। अब इसकी मिसाल क्या है कि जब लोगों ने इमेज का जो डेटा है विच इज काइंड ऑफ अ 2D सिग्नल, उसको उस पे वेवलेट ट्रांसफॉर्म या डीसीटी वगैरह जब लोगों ने अप्लाई की, तो पीपल गॉट टू नो के ट्रांसफॉर्म डोमेन में जो नया वेक्टर उनको मिला था, तो दैट वाज क्वाइट स्पार्स। स्पार्स का मतलब है कि उसमें जीरोस काफी ज्यादा थे, यानी ऐसा वेक्टर था जिसकी काफी सारी एंट्रीज जीरो थी और कुछ एंट्रीज नॉन जीरो थी। तो दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ कंप्रेशन। तो आप जितनी भी कंप्रेस्ड फोल्डर्स वगैरह बना रहे होते हैं अब अपने कंप्यूटर में, डेटा कंप्रेस कर रहे होते हैं, तो डेटा कंप्रेशन जो है उसमें बिहाइंड द सीन ये डीसीटी, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वेवलेट ट्रांसफॉर्म, इस तरह की चीजें आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मकसद ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस है दैट इज वेरी वेरी पावरफुल। इसकी आप कह लें कि बिलियंस और जिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस हैं, और वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे लिमिटेड नहीं है। आप किसी बैंक का डेटा जो है उस पर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लोग जो हैं वो अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, तो वो उनके डेटा पे जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई करते हैं। आपके पास अगर कोई रोटेटिंग मशीनरी है, कोई मोटर्स हैं जो जिसमें शाफ्ट वगैरह रोटेट कर रही हैं, तो उसमें अगर आपके पास सेंसर से कोई डेटा आ रहा है तो आप उस पर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में हैं और अगर आप लोग जो है वो गैलेक्सीज और स्टार्स को चेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपके पास इंटेंसिटीज वेरी कर रही होती हैं स्टार्स की, क्योंकि वो बार बार यानी कि उनकी इंटेंसिटी फ्लक्चुएट हो रही होती है, तो वहाँ पे भी आपके पास डेटा आता है, उस पर भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन्स टू से कि एफएफटी जो है इट वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वेंशन ऑफ प्रीवियस सेंचुरी। तो पिछले 100 साल में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हुई हैं उनमें से एक एफएफटी है, ठीक है। तो मकसद ये है कि इसको जितना आप यानी एम्फसाइज करें काम है, तो इस पे एक अच्छी ग्रिप होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप डेटा एनालिटिक्स पर आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो मिड टर्म से पहले जो है वो हम सिग्नल सिस्टम्स का रिव्यू करेंगे, उसके अलावा जो है वो हम ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस करेंगे, कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी, कुछ जी ट्रांसफॉर्म होगी। जी ट्रांसफॉर्म इसलिए है क्योंकि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। और उसके फौरन बाद जो है जो तीसरा और एसेंशियल पार्ट होगा वो हमारे पास होगा जिसको हम कहते हैं मल्टी रेट डीएसपी, मल्टी रेट सिग्नल प्रोसेसिंग। हम आपको सिखाएंगे कि सिस्टमैटिकली आपने
एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, उसका सैम्पलिंग रेट रिड्यूस कैसे करना है, इंक्रीज कैसे करना है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, मसाइल कौन से आते हैं, एलियसिंग होती है, एलियसिंग का क्या मतलब है, इस तरह की चीज़ें। तो जब हम मल्टी रेट डीएसपी कर लेंगे तो दैट विल बी काइंड ऑफ द इंटरमिशन टाइम, जैसे फिल्म के दरमियान में आपको इंटरवल मिलता है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हम मिड टर्म से पहले जो है वो कवर करेंगे। मिड टर्म के बाद जो है विल बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन फिल्टर डिजाइन, डिजिटल फिल्टर डिजाइन। तो डिजिटल फिल्टर का मतलब ये है कि कौन से फिल्टर्स, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट लो पास फिल्टर्स, हाई पास फिल्टर्स, बैंड पास, बैंड स्टॉप फिल्टर्स, वही चीजें जो आपने पुरानी किसी क्लास में पढ़ी होंगी। फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर्स, जब आपने किसी भी एक सिग्नल में से कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो ब्लॉक करने हो या अलाउ करने हो, तो जो आपको फिल्टर्स बनाने होते हैं, तो फिल्टर डिजाइन हम लोग पढ़ेंगे। फिल्टर सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नहीं होते, देयर आर सम फिल्टर्स व्हिच आर फॉर नॉइज रिमूवल एज वेल। दोज आर बेसिकली मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स जो सिस्टमैटिकली एक सिग्नल में से नॉइज रिमूव करते हैं। तो उस तरह के जो फिल्टर्स हैं तो वो इस क्लास में हम लोग डेफिनेटली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एडवांस डीएसपी की क्लास लें तो उसमें आप लोग जो है वो उस तरह के फिल्टर्स पढ़ेंगे। कैलमन फिल्टर्स हैं, बेसियन फिल्टर्स हैं, इस तरह के पार्टिकल फिल्टर्स पर। तो मिड टर्म के बाद जो है वो हमारा जो है वो काफ़ी सारा टाइम हम फिल्टर डिज़ाइन पे स्पेंड करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म और वेवलेट्स और डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म, डिफरेंट जो ट्रांसफॉर्म्स हैं उन पे स्पेंड करेंगे। अब इसकी रीज़न क्या है, वो यही कि कई दफ़ा ये होता है कि एक सिग्नल जो है उसमें कोई भी पेक्यूलैरिटी है या कोई भी एनॉमली है या उसमें कोई भी खास ट्रेंड जो आप नोट करना चाह रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर जो ट्रांसफॉर्म है वो उसको पिक नहीं कर पा रही होती। कि आपके पास डेटा है, आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई की, आपको कोई ऐसी मीनिंगफुल बात नहीं मिली, तो दैट डजंट मीन कि दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी ट्रांसफॉर्म्स अवेलेबल हैं, दे आर बेसिकली आप लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं इन द फील्ड, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो आप अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स आप अप्लाई करते हैं और इवेंचुअली कोई ना कोई जो ट्रांसफॉर्म है दैट tells you something good about your data। तो जिसकी वजह से दैट्स द रीजन कि हम फोरियर भी देख रहे हैं और जी ट्रांसफॉर्म भी देख रहे हैं, वेवलेट भी देख रहे हैं, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी देख रहे हैं। और इमेज प्रोसेसिंग के लिए वैसे ही हम लोग जो है वो 2D जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह देखते हैं क्योंकि डेटा इज 2 डायमेंशनल। तो यही है, आखिर में 1-2 वीक्स जो है वो हम लोग इमेज प्रोसेसिंग से सिलेक्टेड टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। And by that time, that will be the end of the semester, and then you guys should be ready for your final exam. तो यही है डिटेल्ड जो डिस्क्रिप्शन है ऑफ ईच लेक्चर, वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो ये जो कोर्स आउटलाइन है तो विल बी शेयरिंग इट विद यू गाइस ऑन गूगल क्लासरूम सून। जो लिस्ट ऑफ लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी हम लोगों ने लिखे हुए हैं और हमने काफ़ी कोशिश की है कि जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं तो वो अलाइंड रहें आपका जो थ्योरी की जो डिस्कशन होती है क्लासरूम में उसके साथ। जो चीज़ हम क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारी काफ़ी कोशिश होगी कि हमारे जो लैब मैनुअल्स हैं वो उसके आसपास रहें। इट्स अ हार्ड थिंग टू डू बट विल ट्राई आवर बेस्ट। तो अभी यहाँ पे कुछ अपडेट्स होना बाकी हैं क्योंकि देयर इज नो लैब प्रोजेक्ट, उसके बजाय आप लोगों का लैब एग्जाम जो है वो होना है। तो लैब प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि लैब एग्जाम है जो कि एंड ऑफ द सेमेस्टर होगा। उसमें हमें आपके जितने भी मैनुअल्स आप लोगों ने किए होंगे तो उससे क्यूमुलेटिव जो है वो क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो अब हम अगली चीज़ पे आते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छी जीपीए मेंटेन करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन। जो थ्योरी के हमारे पास 75% हैं तो उसकी जो फर्दर डिवीजन है तो वो यहाँ पे हमें नजर आ रही है। जो पहले जो 4 आपके पास रोज हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास फाइनल एग्जाम जो है दैट इज 40%, मिड टर्म एग्जाम जो है दैट इज 30%। तो ये जो 2 एग्जाम्स हैं होपफुली ये एग्जाम आप लोग जो है वो इन पर्सन अटेम्प्ट करेंगे कैंपस में आके, और इनको दोनों को मिला के हमारे पास 70% जो आपके कोर्स की वेटेज है वो इन 2 चीज़ों में चली जाएगी। इसके बाद हमारे पास 30% वेटेज जो है वो बचती है।
वो हम लोगों ने क्लास प्रोजेक्ट और असाइनमेंट्स में इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट किए। तो होपफुली देयर विल बी 4 to 5 असाइनमेंट्स थ्रू आउट द सेमेस्टर। दैट मीन्स के रफली जो है वो 2 असाइनमेंट्स मिड टर्म एग्जाम से पहले हैं और 2-3 असाइनमेंट्स हैं वो मिड टर्म एग्जाम के बाद। जो क्लास प्रोजेक्ट है उसका मामला यही है कि उसका जो स्कोप है और उसमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके बारे में आई विल बी प्रिपेयरिंग अ शॉर्ट राइट अप जो गूगल क्लासरूम पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उसमें यानी कि कुछ माइलस्टोन्स होंगे जो आप लोगों ने अचीव करने होंगे। इधर यू कैन डू सम थ्योरेटिकल रिसर्च कि आप किसी चीज़ को समझें और फिर दूसरों को समझाएं, प्रेजेंट करें, और इट कुड बी समथिंग बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर कि आप मैटलैब में, पाइथन वगैरह में कुछ कोडिंग करें। और जैसे हमने कहा है कि ये कोर्स एक्चुअली सिग्नल प्रोसेसिंग जो है, ये डेटा प्रोसेसिंग है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, तो इसकी आप कह लें जो ब्रेड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स के आप जो क्लास प्रोजेक्ट्स पिक कर सकते हैं तो वो आप लोग जो है वो चाहे तो जो मशीन लर्निंग में जो फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उठा सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स से कोई प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, आप लोग कंप्यूटर विजन से उठा सकते हैं। तो हम लोग भी अपनी तरफ से कुछ सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे फॉर योर कन्वीनियंस। तो दैट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर ग्रेड्स। तो इससे मुतालिक अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप लोग रखें महफूज करके। हम लेक्चर के आखिर में इस पे दोबारा आते हैं। तो फाइनल एग्जाम 40%, मिड टर्म एग्जाम 30% और बाकी आपके पास 30% ही बचता है। तो उसमें क्लास प्रोजेक्ट के लिए 15% है और 4 या 5 असाइनमेंट्स के लिए जो है वो 15% है। तो क्योंकि अंडरग्रेड में हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो है फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं, ओबी बेस्ड फ्रेमवर्क, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो दैट काइंड ऑफ टेल्स यू, यानी कि इनमें से जो आप लोगों ने जो गेन करना है वो ये कि आपके कोर्स से मुताल्लिक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी अहम चीज़ें आप लोग लर्न करेंगे, वही है कि आपने डिजिटल फिल्टर्स कैसे बनाने हैं, मल्टी रेट डीएसपी क्या होती है, और ट्रांसफॉर्म डोमेन एनालिसिस क्या होता है, चाहे वो जी ट्रांसफॉर्म हो या फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, और सिग्नल सिस्टम्स का रिकैप होगा, एलटीआई सिस्टम्स में ऐसी क्या खास बात है। तो आगे कुछ फर्दर मैपिंग्स हैं, यानी कि दोज आर ओनली फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। आई थिंक दैट्स इट। और फर्दर ये है जो हम अपने हर कोर्स में पहले लेक्चर में आप लोगों को कहते हैं कि प्लीज डू नॉट प्लेजराइज, किसी भी तरह का प्लेजरिज्म नहीं करें अपनी किसी असाइनमेंट में या किसी एग्जाम में, और ट्राई टू अटेंड ऑल द क्लासेस। अपनी जो अटेंडेंस है वो आइडियली 100% रखें। अगर किसी भी वजह से नहीं आ सकते, बीमारी या मजबूरी की वजह से, तो तब भी मेक श्योर करें कि एटलीस्ट 80% आपकी अटेंडेंस हो। तो अटेंडेंस के बारे में और प्लेजरिज्म के बारे में भी स्टैंडर्ड पॉलिसीज हैं, और कोशिश करें कि आपके एग्जाम्स वगैरह स्किप ना हो। वैसे तो कोविड की वजह से थिंग्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कोई भी बंदा जो है वो आसानी से कुछ भी नहीं कह सकता है किसी मामले में। तो मैं भी आप लोगों को कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इफ फॉर वट एवर रीजन आप में से कुछ लोग जो है वो मेजोरिटी ऑफ द आप कह लें कि इवैल्यूएशंस मिस कर देते हैं, कि आप में से कुछ ऐसे केसेस बनते हैं कि स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेंड द क्लास, कि आप में से कुछ लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की, आप लोगों ने असाइनमेंट्स अटेंड नहीं किए हैं, या मिड टर्म आप लोग का रह गया किसी का, तो उसमें वो आप कह लें कि दैट विल बी अ स्पेशल केस, और वो फिर हमें केयरफुली देखना होगा, और उसमें डेफिनेटली फिर टाइम भी लगेगा। तो आई विल नीड टू इन्वॉल्व चेयरमैन एंड डीन, फिर हम सब लोग मिलकर देखेंगे कि व्हाट टू डू इन दिस सिनेरियो। डेफिनेटली वी डू नॉट वांट टू डू एनी हार्म विद यू गाइस, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं उसकी वजह से। यानी कि जो आपके सीनियर्स हैं उनकी ग्रेजुएशन भी डिले हुई है कोविड की वजह से, और अभी आप लोगों का मामला भी जो है थोड़ा मुश्किलात का शिकार है। तो वी एम्पैथाइज विद ऑल ऑफ यू, लेकिन वही है कि देयर इज नथिंग मच वी कैन डू। अब इस मुश्किल सिचुएशन में ये कोशिश कर सकते हैं कि सब लोग मिलकर जो है वो चलने की कोशिश करें। तो हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में लॉजिस्टिक्स वाला पोर्शन हम लोगों ने आज किया है शुरू से लेके अब तक। अब मैं जो है नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाना चाहूँगा, जो हमारी अपनी टेक्निकल डिस्कशन है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होके जो हमारा आज का टॉपिक होता है उस पर हम बात करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दैट, मे बी आई कैन टेक अ मिनट और सो, 1 मिनट का मैं गैप लेता हूँ, और आप लोगों का अगर जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कोर्स कंटेंट्स,
DSP के बारे में, उसका स्कोप या उससे मुतालिक कोई रिजर्वेशंस, या थ्योरी या लैब के बारे में, या जो आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया है उसके बारे में, या देयर इज एनी पर्टिकुलर क्वेरी के कोई फलां चीज़ हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, यानी कि जो कुछ अभी तक डिस्कस हुआ है उससे मुतालिक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। लेकिन वही है कि अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हों तो हम शायद एक दो तीन क्वेश्चंस एंटरटेन कर सकेंगे, और उसमें भी एक है क्योंकि अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो अगर किसी ने करना है तो आप लोग वन बाय वन आप मुझसे पूछ सकते हैं 1-2 मिनट के लिए। अदरवाइज यानी कि आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग, जिसमें हम लोग जो है वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का जो सिस्टमैटिक रिव्यू है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। सर आपने प्रोजेक्ट में मेंशन किया है कि पाइथन पे भी कोडिंग हो सकती है, तो पाइथन हमें इस क्लास में सिखाएंगे? नहीं, वो असल में मामला ये है ना कि जो क्लास प्रोजेक्ट्स हैं आप कह लें कि स्पीकिंग वो स्पेशलाइज्ड एफर्ट्स होती हैं, यानी आप कह लें कि जो पाइथन है या इस तरह कोई भी और टूल है, इस तरह और भी काफ़ी एडवांस टूल्स आ चुके हुए हैं, यानी जो एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग है उसी को मशीन लर्निंग कह रहे हैं, तो मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी सारे टूल्स आ चुके हैं, लेकिन इस कोर्स का वो स्कोप नहीं है, तो जिसकी वजह से आप कह लें कि ऑफिशियली हम नहीं कर सकते, इन ऑफिशियल सेटिंग में या इनफॉर्मल सेटिंग में ऑफ कोर्स कर सकते हैं कि आई नो पाइथन, माय टीए नोज पाइथन। अगर आप लोग कुछ करना चाहें, करने लगे एंड इफ यू कम अक्रॉस क्वेश्चंस, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन डिस्कस इट विद मी, लेकिन सेटिंग में नहीं है क्योंकि क्लास प्रोजेक्ट्स दे आर मेनली अबाउट योर ऑन इंडिविजुअल एफर्ट्स। ये ऐसे है कि हर क्लास प्रोजेक्ट में जितने आप लोगों ने अब तक किए होंगे तो वो आपकी छोटी छोटी सी रिसर्च एफर्ट्स होती हैं, तो आप इसको रिसर्च, तो रिसर्च इज काइंड ऑफ योर ऑन लर्निंग, कि जिसमें आपके पास ऑनलाइन बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है बट इट्स काइंड ऑफ टू मच एंड वाइड स्प्रेड, तो उसमें आपने केयरफुली जो है वो नेविगेट करना होता है कि जितना आपको चाहिए उतना आप अंडरस्टैंड करें एंड कीप मेकिंग प्रोग्रेस। ठीक तो है। ये और सर लैब्स का पूछना था कि लैब मैटलैब पे ही बेस्ड होंगी जी कि जी, उसमें यूएसआरपी वगैरह यूज करेंगे? वो मामला ये है कि यूएसआरपीज जो हैं दे आर मेनली फॉर कम्युनिकेशन, तो आप कह लें कि जब आप सिग्नल प्रोसेसिंग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए तो उसको ऑल टुगेदर हमने एक डिफरेंट नाम दिया हुआ है, फिर हम उस कोर्स को ही डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे अगले सेमेस्टर में डिजिटल कम्युनिकेशन का कोर्स आना है स्प्रिंग सेमेस्टर में, तो डिजिटल कम्युनिकेशन का जो कोर्स है उसका टेक्निकल नेम यही है, सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे हम सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के लिए। तो यूएसआरपी से मुतालिक आप कह लें कि हमारे पास जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक्चुअली मैंने खुद ही डेवलप किए थे व्हेन आई वाज अ पीएचडी स्टूडेंट, तो हम उनको रीयूज कर रहे हैं अभी तक। तो वो 10 तकरीबन एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो वो हम डिजिटल कम्युनिकेशन की क्लास में करते हैं। तो यहाँ पे इफ समवन वांट्स टू गेट इन टच विद यूएसआरपीज कि आप लोग उसको लर्न करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मे बी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप जो क्लास प्रोजेक्ट है आप क्लास प्रोजेक्ट ले सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर कम्युनिकेशन, और उसमें फिर आप यूएसआरपीज को यूज कर सकते हैं। एंड माई रिसर्च ग्रुप मेंबर्स या कुछ और लोग हैं इन द यूनिवर्सिटीज, डॉक्टर तौसीफ के ग्रुप में कुछ लोग हैं, तो some of the guys they know how to use USRPs, तो फिर आप लोग जो है उस पे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिग्नल प्रोसेसिंग ubiquitous है, यूनिवर्सल है, तो उसमें आप चाहे सिग्नल प्रोसेसिंग को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल करें, स्पीच प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करें, या वीडियो प्रोसेसिंग के लिए करें, कंप्यूटर विजन के लिए करें, डेटा एनालिटिक्स के लिए करें, तो जिस मर्जी चीज के लिए करें इट्स अप टू यू। तो जो आपका इंटरेस्ट है उसके मुताबिक जो है ट्राई टू कम अप विद अ प्रोजेक्ट। हम लोग कुछ सजेशंस आप लोगों को देंगे, आप लोग अपनी सजेशंस भी लेके आ सकते हैं। तो यूएसआरपी का भी यही मामला है कि उसका जो आप कह लें कि जो स्पेशलाइज्ड नेचर है उसकी वजह से हम उसको कम्युनिकेशन के जो कोर्सेज हैं उसमें ऑफर करते हैं। जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ लिया हुआ है तो उसमें आप लोगों ने थोड़े से यूज किए होंगे। अब नेक्स्ट जो इनका यूज है वो डिजिटल कम्युनिकेशन के कोर्स में आएगा, यानी ऑफिशियल, सर जस्ट बाकी जो वांट है वो भी आप कर सकते हैं जी। वो टीए का ईमेल दे दें। श्योर, यानी कि वो हम प्रोवाइड कर देंगे बाय द एंड ऑफ द क्लास। और वैसे तो ठीक है, हमारी कोर्स आउटलाइन में मेरे में कहीं पे कोई बॉक्स नहीं है जिसमें हम टीए का नाम लेकिन श्योर, यानी कि टीए का ईमेल एड्रेस आप लोगों के पास फौरन आ जाएगा। ठीक है। आप उनको मेरे ऑफिस के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं whenever you come to the campus। तो anything else?
वकास, अगर आप इन्हीं मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं, तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर दें सो दैट एवरीवन सीज इट, ठीक है। और मेरे ख्याल में क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो रेगुलर जिस तरह सेटिंग में हम लोग ऑफिस आवर्स अनाउंस करते हैं, टीए के लिए शायद वो करना भी मुश्किल हो, तो इसमें मेरे ख्याल में यही है कि वकास टिपिकली स्टेज आउटसाइड माय ऑफिस, तो यही होगा कि आप आएँ और यू कैन जस्ट गेट इन टच विद हिम। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अपना कहा है कि इफ आई एम फ्री तो आई विल अटेंड यू गाइस। तो वकास तमाम का भी यही मामला होगा कि इफ ही इज फ्री तो ही विल बी एबल टू टॉक टू यू गाइस। सर, जो क्लास प्रोजेक्ट्स होंगे वो इंडिविजुअल होंगे या ग्रुप्स में होंगे? इंडिविजुअल्स हम मैंडेटरी नहीं कह रहे हैं क्योंकि इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर इंस्ट्रक्टर एज वेल, क्योंकि क्लास साइज ज्यादा होता है, तो ऑफ कोर्स यानी कि इट टेक्स मोर टाइम। तो यू गाइस कैन मेक ग्रुप्स, ठीक है, लेकिन ग्रुप साइज जो है वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर्स होने चाहिए। देयर कुड बी 3 मेंबर्स इन द ग्रुप, देयर कुड बी 2 मेंबर्स इन द ग्रुप, और अगर इफ समवन इज काइंड ऑफ alone and not socializing a lot, कि अगर आप किसी भी वजह से इंडिविजुअल एफर्ट करना चाह रहे हैं तो दैट इज वेलकम टू, ठीक है, तो उसमें मसला नहीं है कोई। तो एक स्टूडेंट्स के ग्रुप्स आप लोग बना सकते हैं, उसमें जो फर्दर डिटेल्ड डिस्कशंस हैं किस किस टाइम पे हमें आप लोगों से क्या क्या चाहिए, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे इन अ कपल ऑफ डेज ऑन गूगल। एनीथिंग एल्स? चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। जो अब आप कह लें कि कोर्स का जो फॉर्मल स्टार्ट है वो हम लोग करते हैं। कोर्स इज मैथमेटिकली ओरिएंटेड, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कि सेल्फ मोटिवेशन इज अ हार्ड थिंग टू डू, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए, तो वी शुडंट गिव अप। तो here we have the textbook, the 3rd edition from the textbook Oppenheim and Schiffer, discrete time signal processing. Chapter 1 में जैसे हमने पहले बात की थी कि it is mainly about the history of evolution of signal processing. तो history बहुत fascinating होती है उन लोगों के लिए जो history को पसंद करते हैं, तो वो आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर से हम लोग स्टार्ट लेते हैं, और इसमें अब मैं नेविगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आई विल बी काइंड ऑफ गोइंग थ्रू द पेजेस, और जो इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ लिखी हुई है तो वो मैं आप लोगों को जो है वो आई विल स्पीक दैट अप, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिग्नल्स की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो सिग्नल इज बेसिकली अ वे टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, और कौन सी इंफॉर्मेशन है? मोस्ट ऑफ द टाइम सच इंफॉर्मेशन नेचुरली एग्जिस्ट, जैसे हमारे स्पीच सिग्नल्स हैं, या मेडिकल इमेजिंग के केस में जो MRI सिग्नल्स हैं, तो या एस्ट्रोनॉमी के केस में देयर आर सिग्नल्स जो हीट इंटेंसिटी है दैट इज कमिंग फ्रॉम स्टार्स एटसेट्रा। तो सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन है, और फिर आप क्या कर रहे हैं? यू वांट टू डू सम प्रोसेसिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला काम आजकल ये है कि क्योंकि एम्बेडेड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा एडवांसेस हो चुके हुए हैं, तो हम सबसे पहले सैंपल करते हैं सिग्नल को, तो जिसकी वजह से आप डे 1 से ही आपका जो फोकस है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे हो जाता है। तो सैम्पलिंग भी होती है, और सैम्पलिंग के बाद आपके पास बिट्स आ जाती हैं, लेकिन बिट्स की जो प्रोसेसिंग है तो वी डू नॉट डिस्कस इट। तो जो डीएसपी के लोग हैं तो वो सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन का जो दरमियान वाला स्टेप है वहाँ पे अपना फोकस रखते हैं। तो बिट्स के साथ जो डील करना होता है तो मेनली दोज आर द पीपल जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इस तरह के सब्जेक्ट सीख रहे होते हैं, तो दे आर मोर स्पेशलाइज्ड के हाउ टू डील विद द बिट्स, ठीक है। तो हम इतना ज्यादा बिट्स के बारे में कंसर्न नहीं होते हैं, तो हम सैंपल सिग्नल की बात कर रहे होते हैं जिसको हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कहते हैं। तो अब क्योंकि मैथमेटिकली ओरिएंटेड कोर्स है, तो सबसे पहले ही डे 1 से हमारे पास नोटेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम नोटेशंस को फॉलो करें। वैसे तो यानी कि आज की एज में देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और इसमें काफ़ी आपको जुडिशियसली डिसाइड करना होता है कि किस चीज़ को आपने प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन आई कैन सेफली से कि नो मैटर के कल आपने अगले 10 साल फॉर एग्जांपल के आपने डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर बन के भी अगर गुजारने हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं, यानी
मैथमेटिक्स जो है इट्स लाइक अ लैंग्वेज, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज को अगर आप समझ लें, इसको थोड़ा सा मास्टर कर लें, तो दैट विल गिव यू सुपीरियरिटी अमंग योर कोलीग्स। जहाँ पे भी जिस भी जॉब पोजीशन में आप लोग होंगे, तो उसमें अगर आपको आपकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ एनी सब्जेक्ट, ठीक है, तो दैट विल पुट यू एट अ हायर पोजीशन। तो आप जिस भी डोमेन में चले जाएं, ठीक है, जैसा मर्जी आप कह लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भी सब डोमेन है, चाहे कंप्यूटर विजन है, कोई भी और चीज़ है, उसमें आप जाएं तो इवेंचुअली आपको जो है वो ऑप्टिमाइजेशन और इक्वेशंस, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो नोटेशन जो है उसको रिस्पेक्ट करें, और उसको आप कह लें कि एक मिनिमम एक लेवल है डेप्थ का, वहां तक तो जरूर समझें, ठीक है। इसकी एक्सट्रीम डेप्थ भी है, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है, एक ऑपरेशनल लेवल तक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो नोटेशंस विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द सेमेस्टर विल बी कमिंग अक्रॉस लॉट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको समझें, उनको करना सीखें और उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेट करना सीखें। तो यहाँ पे वो नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं, तो उनको हम टिपिकली एक्स ऑफ एन लिखते हैं। तो जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स थे उनको हम एक्स ऑफ टी लिखते थे, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को एक्स ऑफ एन लिखते हैं। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक्स ऑफ टी जो है, व्हाट डज दैट टेल्स अस, उससे हमें पता चलता है कि एक्स जो है इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टी है। तो अब एक्स ऑफ एन के केस में क्या है कि एक्स इज द डिपेंडेंट वेरिएबल अगेन, लेकिन अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एन है। यानी व्हाट्स द डिफरेंस? तो वो चलिए, अब ये थोड़ा सा चैलेंज मेरे ख्याल में हमें जरूर आएगा जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, क्योंकि डीएसपी टाइप के जो कोर्सेज हैं तो दे आर मच बेटर कवर्ड कि अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड हो या वाइट। आई एम ट्राइंग टू एमुलेट अ वाइट बोर्ड हियर, लेकिन ये डेफिनेटली उतना एफिशिएंट नहीं है जैसे एक्चुअल वाइट बोर्ड होता है। तो जो बात हमने की है वो ये कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जो है दैट इज एक्स ऑफ टी, और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है दैट इज एक्स ऑफ एन। अब इसमें फर्क क्या है? वो ये है कि जो टी है उसकी जो नेचर है वो मुख्तलिफ है, इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और जो एन है उसकी जो नेचर है वो मुख्तलिफ है, कि एन जो है इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो होपफुली एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन, ठीक है। तो ये नोटेशनल डिफरेंस है कि हमें समझना बहुत जरूरी है कि एक्स ऑफ टी जो है उस केस में क्या है कि एक ऐसा सिग्नल है कि जिसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो हर लम्हा आपको पता है। यानी अभी हम सिग्नल्स में आप कह लेंगे रफली हम उस तरह की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम हो। उसकी मिसाल क्या है? जैसे इमेजेस हैं, तो इमेजेस में क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ईच पिक्सल, कि हर पिक्सल की इंटेंसिटी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? दे आर स्पेशल वेरिएबल्स। यानी कि जैसे आपका या मेरा कोई इमेज है तो दैट इज अ टू डायमेंशनल थिंग। एक डायमेंशन को आप कहेंगे कि एक्स डायमेंशन, दूसरी वाई डायमेंशन, लेकिन वो टाइम नहीं है, ठीक है। दैट इज स्पेशल डायमेंशन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुड बी एनीथिंग, लेकिन अभी यानी कि सिग्नल प्रोसेसिंग के कोर्स में हम जो है ऐसे सिग्नल्स को या ऐसी इंफॉर्मेशन को हम कंसीडर कर रहे हैं कि जिसमें जो वेरिएशन है दैट इज अक्रॉस टाइम। अदरवाइज द वेरिएशन कुड बी अक्रॉस स्पेस, इट कुड बी वेरिएशन अक्रॉस समथिंग एल्स एज वेल, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्नल्स हैं दे आर वेरिंग अगेंस्ट टाइम। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स में जो t है इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, दैट मींस कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं उस केस में क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज n, दैट मींस कि आपके पास जो n है इट कैन ओनली टेक इंटीजर वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसकी बड़ी आप कह लें कि इम्प्लीकेशंस हैं। इसकी वजह से जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स हैं उनकी सिग्नल प्रोसेसिंग मुख्तलिफ हो जाती है जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग है, क्योंकि n और t जो हैं वो फंडामेंटली डिफरेंट है, कि t जो है वो रियल नंबर है और n जो है वो इंटीजर है। तो जिसकी वजह से इनकी सिग्नल प्रोसेसिंग भी चेंज हो जाती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो ये चीज़ आपको अभी आहिस्ता आहिस्ता नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, नोटेशन को काइंडली जरूर जो है वो आप रिस्पेक्ट करें कि जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स हैं तो उनकी वो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं उनकी कैपिटल ब्रैकेट्स हैं, और t और n में जो फर्क है वो भी आपको पता होना चाहिए।
और फिर ये कि एक्चुअली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में रिलेशन क्या है, वो एक बहुत फंडामेंटल रिलेशन है। तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x ऑफ n यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो आपको कैसे मिलता है। आप एक्चुअली जो आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है उसको आप सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, और ये चीज कि अगर आप जो है आपका कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो है अगर आप उसके हर कैपिटल T ड्यूरेशन के बाद सैंपल्स अगर आप इकट्ठे करना शुरू कर दें तो यू विल बी गेटिंग द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो बस यही चीज़ है, यानी कि सैम्पलिंग जो है इसको ज़्यादा डिटेल में हम मिड टर्म से 5-6 वीक्स पहले हम देखना शुरू कर देंगे, राइट, फ्यू वीक्स बिफोर द मिड टर्म एग्जाम। तो उस टाइम हम इसको मजीद डिटेल में देखेंगे, लेकिन रफली यही है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जब आप उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, और उसके कुछ सैंपल्स जो हैं वो पीरियोडिक इंटरवल्स पे आप रिटेन करते हैं तो आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो आ जाता है। That's how we relate the continuous time signal and the discrete time signal. ठीक है, तो अब मज़ीद अगर हम टेक्स्ट बुक पे अब ये जो इक्वेशन 2.2 है ये वही इक्वेशन है जो हम वहाँ पे लिख चुके हुए हैं। तो वहाँ इस इक्वेशन में अलबत्ता उन्होंने ये चेंज किया है कि x के साथ सबस्क्रिप्ट उन्होंने लगा दिया है e, that stands for analog। वो कह रहे हैं कि जो आपका एनालॉग सिग्नल है उसके अगर आप सैंपल्स रिटेन करें आफ्टर एवरी कैपिटल T ड्यूरेशन तो आपके पास जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ जाएगा, और कैपिटल T जो है वो सैम्पलिंग पीरियड है, और अगर उसका इनवर्स आप ले लेंगे तो दैट इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल्स हैं जो आप सिग्नल्स में देख चुके हुए हैं, और अब हम उसका क्विक रिकैप कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप फिगर 2.1 को देख रहे हो तो यू कैन सी के एक टिपिकल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो किस तरह से हमें नजर आएगा। ठीक है, अब ये प्लॉट है। प्लॉट का क्या मतलब है कि जो भी आपके पास डेटा मौजूद है एट योर डिस्पोजल, तो आपने उसको अगर विजुअलाइज करना है तो व्हाट्स द टिपिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग योर डेटा। तो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल या डीटी सिग्नल जो है उसको व्यू करने का ये एक टिपिकल मैकेनिज्म है कि आप जो है वो एक्स एक्सिस पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इंटीजर वैल्यूज लिखते हैं। जैसे n जो है वो -9, -8, -7 से होता हुआ +11 तक जा रहा है, और y एक्सिस पे जो है वो आप इम्पल्सेस बना देते हैं। ठीक है, यानी कि आप डॉट लगा रहे होते हैं। इम्पल्स में तो खैर ऊपर एरो होता है। तो वंस अगेन इट्स अ वे ऑफ नोटेशन। तो यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आप कैसे बनाएंगे कि आप जो है वो एक्स एक्सिस पे इंटीजर वैल्यूज लिखेंगे कि 0 इंडेक्स पे क्या है और इंडेक्स 1 पे क्या है, और फिर हर जो सैंपल है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, कोई सैंपल जो है उसकी वैल्यू हो सकता है 2 हो, कोई सैंपल जो है उसकी वैल्यू हो सकता है 1 हो, एंड सो ऑन। तो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो यू नो कि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट करना है जब आपके पास एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो t होता है। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में फर्क है, और एम्फोसिस जो है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फिगर है, तो यहाँ पे ऑथर्स बता रहे हैं कि एक टिपिकल स्पीच सिग्नल जो है वो कैसे होता है। ये जो उन्होंने सबसे ऊपर शो किया हुआ है, स्पीच सिग्नल तो एक्चुअली कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है या एनालॉग सिग्नल है। तो फिर जब आप उसकी सैम्पलिंग वगैरह कर लेते हैं तो सैम्पलिंग के बाद एक टिपिकल जो उसकी आप कह लें कि लुक है वो इस तरह की है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वालिटेटिव सेंस में बात कर रहे हैं। तो जो क्वांटिटेटिव हमारे पास डिटेल्स हैं तो वो ग्रेजुअली जो है वो डेवलप होंगी। उसके फौरन बाद क्या है कि अब आपने क्योंकि सिग्नल प्रोसेसिंग में अपने टूल्स और अपनी वोकैबुलरी डेवलप करनी है, जैसे आप लोग अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते रहते होंगे कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, और हर प्रोफेशन के जो लोग हैं उनके अपने स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं। अगर आप लॉयर्स के पास जाएंगे तो वो उनके पास अपने टूल्स हैं विच आर देयर बुक्स, जिसमें लॉज वगैरह की डिटेल्स होती हैं। या अगर आपके घरों में कोई काम है, सम प्लम्बर कम्स और सम इलेक्ट्रिशियन कम्स, तो उनके पास अपने टूल्स हैं। तो इन द सेम वे हमें अपने सिग्नल प्रोसेसिंग के कोर्स के लिए हमें कुछ टूल्स वगैरह डेवलप करने हैं फ्रॉम डे वन। ये हमारी वोकैबुलरी की तरह। तो उसमें ये चीज़ें हैं जो आप सिग्नल्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं कि हम शुरू में तो कुछ चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं और वो बाद में हमें हेल्प करेंगी इन अंडरस्टैंडिंग मैनी डिफरेंट थिंग्स। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, यूनिट इम्पल्स कहते थे हम सिग्नल सिस्टम में। तो इम्पल्स
का जो लफ्ज है, अगर आप वोकैबुलरी डेफिनेशन देखें तो इट्स सूट्स मोर टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। तो अगर आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात कर रहे हैं तो आप कह लें कि बेहतर अल्फाज में उसको यूनिट इम्पल्स नहीं बल्कि यूनिट सैंपल कहना चाहिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट सैंपल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप सादा अल्फाज में भी बात कर सकते हैं और आप जो है वो शायरी के अल्फाज भी यूज कर सकते हैं या बेहतर उर्दू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो बहुत अच्छा लफ्ज होगा इस चीज को नेम करने के लिए तो उसको आप यूनिट सैंपल कहेंगे। तो लेकिन वही है कि लूजली स्पीकिंग ये यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स यूनिट इम्पल्स ही है, तो जो आप लोग सिग्नल्स में पढ़ते हैं। तो आप इसको यूनिट इम्पल्स कह सकते हैं, यूनिट सैंपल कह सकते हैं। और ये सिग्नल कैसे डिफाइन है, जो आपके पास इंडेक्स 0 है वहां पे इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि टाइम 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और बाकी सारे टाइम इंडिसेस पे इसकी वैल्यू 0 है। तो ये आपके पास यूनिट सैंपल है, ये यूनिट इम्पल्स। इसी तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन आपके पास है। यूनिट स्टेप फंक्शन में क्या मामला है कि जो स्मॉल n जो आपके पास टाइम वेरिएबल है डिस्क्रीट टाइम में, तो उसके 0 और पॉजिटिव इंडिसेस के लिए ये सिग्नल जो है वो 1 है, अदरवाइज ये सिग्नल n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 है। और फिर हम आते हैं कि रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल। अब ये वो सिग्नल है जो या तो एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा होगा जैसे इस केस में, और इट कुड बी अ सिग्नल जो कि एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा हो। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला सिग्नल यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इट कुड बी लाइक दैट एज वेल। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर आप उसका फॉर्मूला देखें तो अगर आप उसको लिखने की कोशिश करें तो यू विल बी इजीली कन्विंस्ड के ये जो सिग्नल है तो ये टाइम लिमिटेड सिग्नल नहीं है, यानी कि ये इन्फिनिट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है। एंड देन अ सिग्नल कुड बी साइनोसॉइडल सिग्नल्स। अब साइनोसॉइड जो है वो कंटिन्यूस टाइम में लिखना बहुत इजी है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में जो है आप कह लें कि उसका जो स्केच है इट लुक्स अ बिट डिफरेंट। ठीक है, तो these are some typical signals in discrete time, right? तो अब हमारे पास थोड़ा सा मजीद आप कह लें कि नोटेशन वगैरह आना शुरू हो गई है। तो लेट मी ट्राई टू यूज माय व्हाइट बोर्ड विच इज नॉट वेरी एफिशिएंट, बट स्टिल आई विल ट्राई कीप यूजिंग इट। ठीक है, अब ये मामला है कि हम एक फर्जी सिग्नल जो है वो स्केच करते हैं और इस सिग्नल में मेरे पास 1 2 3 ही इंडेक्सेस हैं। एक है इंडेक्स -3, एक इंडेक्स है मेरे पास 1 और एक इंडेक्स है मेरे पास 4। ठीक है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास है n। तो दरमियान में भी इंडेक्सेस हैं ऑफ कोर्स, यानी 1 से 4 के दरमियान बीच में 2 भी आएगा 3 भी आएगा, वो हमने स्किप कर दिए 2 और 3 क्योंकि जगह नहीं है। इसी तरह से -3 और -1 के दरमियान -2 भी आएगा और -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, तो वो भी हमने स्किप कर दिए क्योंकि जगह नहीं है। लेकिन मेनली ये है कि आपके पास 3 जो है वो नॉन जीरो सैंपल्स हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो पहला सैंपल है उसकी वैल्यू है 2, जो नेक्स्ट सैंपल है उसकी वैल्यू 3 है, उससे नेक्स्ट सैंपल जो है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई सिग्नल है x। ठीक है, अब मैं जो ये सिग्नल है x ऑफ n, जो कुछ हमने सीखा है हम उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो इफ आई वांट टू राइट दिस सिग्नल इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस, तो अगर हम इसको इम्पल्सेस के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यू गाइस कैन इजीली टेल मी कि जो आपके पास सबसे पहला सैंपल है वो कहाँ पे है? -3 पे है, तो उसके लिए नोटेशन क्या आएगी? डेल ऑफ n+3। इट्स लाइक एन इम्पल्स जो कि -3 पे। ये डेल n+3 हमें बता रहा है कि एक इम्पल्स या एक यूनिट सैंपल मौजूद है -3 पे। ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2 है, तो आप उसकी स्केलिंग कर देंगे, आप लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड 2 है। फिर आप कहेंगे प्लस एक और यूनिट सैंपल भी है, डेल्टा कहाँ पे है? 1 पे है, तो आप उसको लिखेंगे n-1। ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 3 है, तो आप स्केलिंग कर देंगे, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। और फिर फर्दर एक टर्म अभी आपके पास मजीद रहती है, तो आप लिखेंगे कि एक और यूनिट सैंपल हमारे पास है डेल ऑफ n, और वो कहाँ पे है? 4 पे है, तो आप लिखेंगे n-4। ठीक है, और इसकी जो स्केलिंग है वो कितनी है? 1 आप लिख देंगे। तो ये जो आपने किया है, तो व्हाट डिड यू डू? आप लोगों ने जो है वो एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को लिखना सीख लिया है इन टर्म्स ऑफ यूनिट सैंपल फंक्शंस या यूनिट इम्पल्स फंक्शंस। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप कह लें कि टूल्स हैं, जो स्किल्स हैं वो हमने ग्रेजुअली डेवलप करनी है।
अब वो कह रहे हैं कि इन जनरल जो है वो आप किसी भी सिग्नल के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो लेट मी रीराइट दिस फॉर्मूला हियर। तो बेसिकली जो आपने यहाँ पे लिखा है तो वो उसकी जनरलाइजेशन है। तो यानी कि एक सादा एग्जांपल के लिए हमें इजीली हमने कर लिया था कि अगर 3 सैंपल्स हैं तो उसका मतलब है कि 3 इम्पल्सेस हैं और आप जो है उनके डिलेज वगैरह आप लिख सकते हैं। तो अब जो जेनेरिक फॉर्मूला है व्हाट डज इट से कि जो आपके पास x ऑफ n है तो वो क्या चीज है बेसिकली दैट इज अ सम ऑफ शिफ्टेड इम्पल्सेस del n माइनस k। ठीक है, k जो है वो शिफ्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर इम्पल्स जो है उसकी कुछ स्केलिंग भी हो रही है तो वो हम लिखेंगे ak और फिर ये कि इस तरह की बहुत सारी इम्पल्सेस हो सकती हैं इन जनरल। ठीक है, तो आप कहेंगे कि k जो है इट गोज टू स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी और इट गोज टिल प्लस इन्फिनिटी। तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नजर आ रहा है कि इन जनरल आप कोई भी सिग्नल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग वेटेड सम ऑफ इम्पल्सेस। ऐसी इम्पल्सेस जो कि शिफ्ट हुई हुई हैं, शिफ्टेड इम्पल्सेस का वेटेड सम जो है या कई दफा इसको लीनियर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो उसके जरिए आप कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो बना सकते हैं। दो तरह से इस फॉर्मूला को आप देख सकते हैं। ये जो इक्वेशन 2.5 है आप कह रहे हैं कि इक्वेशन 2.5 आपको क्या बता रही है, या तो ये कि आप किसी भी सिग्नल को शिफ्टेड इम्पल्सेस के वेटेड सम से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सिग्नल को आप जो है वो शिफ्टेड इम्पल्सेस का जो वेटेड सम है उसमें डीकम्पोज कर सकते हैं। यानी कहने का मकसद है कि या आप ये कहें कि हर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बहुत सारी इम्पल्सेस से मिलके बना हुआ है जिनके डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, डिफरेंट वेट्स हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हर सिग्नल को हम तोड़ सकते हैं इनटू डिफरेंट इम्पल्सेस जिनकी डिफरेंट शिफ्ट्स होंगी या डिफरेंट वेट्स होंगे। या तो हम हर सिग्नल को यूनिट सैंपल्स में शिफ्टेड और वेटेड यूनिट सैंपल्स में डीकम्पोज कर सकते हैं, या फिर हम ये के सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज यूनिट सैंपल फंक्शंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो मकसद ये कि इस तरह की चीजें आती रहेंगी और मेरे ख्याल में कि यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं अभी पास करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को। वो ये है कि जो मेरी प्रैक्टिस रही है मेरे अपने कोर्स में, अपने सारे कोर्सेज में, डीएसपी का कोर्स में पढ़ाता हूँ, कम्युनिकेशन का कोर्स पढ़ाता हूँ, तो आई टिपिकली सजेस्ट स्टूडेंट्स कि आप फार्मूलाज को मेमोराइज ना करें। ठीक है, फार्मूला की शीट जो है कंटेनिंग इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वो हम आपको दे देंगे टर्म एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी। तो जो चीज हम मेरे ख्याल में आपको चाह रहे हैं वो ये कि आपको फार्मूलाज को इंटरप्रेट करना आता हो। ठीक है, याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं है जैसे जो फार्मूला अभी हमने लिखा है। तो नथिंग टू वरी अबाउट कि हम आपसे कहेंगे कि आप इस तरह के सैकड़ों फार्मूलाज याद करें। इंटरप्रिटेशन जरूर आनी चाहिए और वही इसेंस है कि आप जिस भी ऑफिस में बैठे होंगे आज से 1 साल बाद अपनी जॉब के लिए या अपनी हायर स्टडीज के लिए, तो यही सब चीजें आपके पास लाइफ लॉन्ग जो है वो ड्यूरेशन में आपके आमने सामने रहेंगी, यही इक्वेशंस और यही कोड्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फाउंडेशन जो है वो सही हो। तो अगर आप इनको समझना शुरू कर दें तो देन दे विल नॉट बी स्केरी एनी मोर। ठीक है, तो फार्मूलाज जो हैं वो हम लोग आपको आपकी जो इवैल्यूएशंस हैं मिड टर्म और फाइनल टर्म इवैल्यूएशन, तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो वाहिद चीज हम आप लोगों से डिमांड कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये कि आप इन फार्मूलाज को समझ लें। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो नेक्स्ट अगला जो हम सिग्नल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप ग्राफिकली हम लोग देख चुके हुए थे। अब यहाँ पे जो है उसकी विजुअल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअली हम पहले देख चुके हुए हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या चीज नजर आ रही है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको नजर आ रहा है कि इट्स अ सिग्नल व्हिच इज 1, ठीक है, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n एंड इट्स 0 फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n। इट मेक्स सेंस। ठीक है, यानी ये डेफिनेशन है। आप कह लें कि इसमें अभी कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई और चीज नहीं है कि हम इसके बारे में परेशान हो। एक सिग्नल इस तरह से डिफाइन किया गया है हमारी आसानी के लिए, हम उसको मान लेंगे। ठीक है, अब जो अगली चीज है, जो अगली इक्वेशन है 2.7, तो ये थोड़ी सी ट्रिकी भी है और यहाँ पे वो आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो थ्रू आउट द कोर्स आपको हेल्प करेंगी। हम कह रहे हैं कि यूनिट स्टेप और इम्पल्स के दरमियान इस तरह का रिलेशनशिप है। तो अगर आप जो है वो लूज टर्म्स में अगर हम देखें तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के केस में मामला ये था कि
अगर आप यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो आपके पास यूनिट इम्पल्स आता था, और अगर आप यूनिट इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रल लेते थे, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, तो आपके पास जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन आता था। तो यहाँ पे मॉडल्स वही है। अब इस तरह की समेशन जिसमें लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी होती है, अपर लिमिट जो है वो करंट टाइम, इनके जो मौजूदा टाइम है वो होता है, तो इस तरह की समेशन को भी हम इंटीग्रेशन ही कहते हैं। तो यहाँ पे रफली जो है वो इंटीग्रेशन हो रही है, डिस्क्रीट इंटीग्रेशन आप इसको कह सकते हैं लूज टर्म्स में। तो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ यूनिट स्टेप फंक्शन फ्रॉम इम्पल्स। अब इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है? इसका तरीका यही है कि आप इसमें लिमिट्स जो है, जो अपर लिमिट है उसको चेंज करके देखें, फिर वेरीफाई करें कि ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है। तो वो भी इसी तरह से है कि आप जो है यहाँ पे इजीली जो है आप थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिस फॉर्मूला इंडीड मेक सेंस। कैसे कि आपका जो फॉर्मूला है तो व्हाट डज इट से? इट सेज के जो u ऑफ n है तो वो क्या चीज है? दैट इज समेशन और डेल ऑफ k, और k है इट गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू स्मॉल n, ठीक है। अब इसमें आप दो केसेस आप कर सकते हैं। पहला जो केस है वो वही है कि आप कह लें कि आप कोई भी n पुट कर रहे हैं जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेट n इक्वल -3। मैं कह रहा हूं कि n को मैं खुद से ही -3 एज्यूम कर रहा हूं। तो n को -3 एज्यूम जब हम कर रहे हैं तो आपके पास इस समेशन में क्या चेंज आएगी? लोअर लिमिट जो है इट विल रिमेन द सेम, ठीक है। जो अपर लिमिट है इट विल बिकम -3, ठीक है। बाकी सब वैसे रहेगा। तो अब अगर आप इस समेशन को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहली जो टर्म है उसमें क्या होगा कि आप डेल को इवेल्युएट कर रहे हैं माइनस इंफिनिटी पे, ठीक है। और फिर इस तरह से बहुत सारी टर्म्स और होंगी, ठीक है। तो आखिर में जो टर्म है वो कौन सी होगी जिसमें आप डेल को इवेल्युएट कर रहे होंगे? -3 पे, ठीक है। तो अब आप देखें कि बाय डेफिनेशन जिस तरह से हमने डेल्टा फंक्शन या यूनिट सैंपल फंक्शन को डिफाइन किया था, तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी टर्म्स जो हैं दे आर 0, ठीक है। कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो 1 हो। 1 कैसे होता है? जो चीज हमने पढ़ी थी कि सिर्फ डेल ऑफ 0 जो है वो 1 है। इसके अलावा आप डेल के इंडेक्स में जो मर्जी n की वैल्यू रखेंगे तो इट विल बी 0। तो मकसद ये है कि इस फार्मूला में जब आप n को लेस देन 0 पुट करते हैं तो यू डू नॉट गेट एनीथिंग, ठीक है। तो इससे आपको क्या चीज मिलती है? इससे आपको जो यूनिट स्टेप की जो डेफिनेशन थी कि यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो 0 होता है फॉर n लेस देन 0, तो वो वाला पार्ट आपको मिल जाता है। फिर जब आप जो है वो दूसरे वाला पार्ट करते हैं कि n ग्रेटर देन 0, दूसरे पार्ट में हम कह रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लेट n इक्वल 1। फिर जब आप अपनी समेशन वही दोबारा से लिखते हैं तो k जो है इट गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टिल कैपिटल 1। फिर जब आप टर्म्स वगैरह एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो फिर आपको क्या पता चलता है? पहली टर्म जो है वो डेल ऑफ माइनस इंफिनिटी है, और इस तरह से मजीद आपके पास टर्म्स आएंगी, और फिर कुछ टर्म्स आपके पास 0 के आसपास होंगी लेकिन नेगेटिव टर्म्स होंगी, डेल ऑफ -1 होगा फॉर एग्जांपल, और फिर आपके पास वो टर्म्स आना शुरू हो जाएंगी, फिर डेल ऑफ 0, और आखिरी टर्म आपके पास कौन सी है इस केस में? दैट इज डेल ऑफ 1, ठीक है। तो अब आप बाय डेफिनेशन आपको पता है कि डेल ऑफ माइनस इंफिनिटी 0 है, डेल ऑफ -1 0 है, डेल ऑफ 0 जो है दैट इज 1, और डेल ऑफ 1 जो है दैट इज 0। तो अब आपके पास इस पूरी समेशन में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि नॉन जीरो है, तो आंसर आपके पास 1 आना शुरू हो गया। तो इस सब सारी एक्सरसाइज से पता हमें क्या चला? जो हमारी डेफिनेशन थी यूनिट स्टेप फंक्शन की वो वेरीफाई होगी। व्हाट वाज दैट डेफिनेशन? मैं फिर दोबारा से लिख रहा हूँ कि अगर किसी भी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि u ऑफ n को कैसे डिफाइन किया था हमने? u ऑफ n इज 1 कब? जब आपके पास n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और u ऑफ n जो है वो 0 है कब?
जब n जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी, तो ये डेफिनेशन हमने अभी क्विकली जो है वो वेरीफाई कर ली है। जो समेशन हमें मिली थी, ये जो इक्वेशन 2.7 है, इसमें हमने वैल्यूज पुट किए हैं स्मॉल n की, और ये इक्वेशन जो है वो वेरीफाई हो गई है। मकसद ये है कि जितने भी इस तरह के फार्मूलाज आएंगे जो आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लग रहे होंगे, मुश्किल लग रहे होंगे, यानी कि स्केरी लग रहे होंगे, तो उनको आप आसान बना सकते हैं स्पेशलाइज करके। स्पेशलाइज करने का मतलब ये है कि एग्जाम्पलीफाई करें, उनमें वैल्यूज पुट करें और फिर देखें क्या होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे टू ऐड टू द कंफ्यूजन, ठीक है, डेफिनेटली इससे आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो 2.7 हमने अभी डिस्कस किया है। यूनिट स्टेप का एक और फार्मूला भी है, एक और रिलेशनशिप भी है विद द यूनिट इम्पल्सेस व्हिच इज 2.8b। और मेरे ख्याल में कि बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर पहले लेक्चर में दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन जो है इट इज जस्टिफाइड, इट मेक्स सेंस, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन जो है इट काइंड ऑफ मोटिवेट्स यू टू डू मोर एफर्ट। जब आप ज्यादा एफर्ट करते हैं तो आपके पास ज्यादा क्लैरिटी आती है। तो अब यूनिट स्टेप और यूनिट सैंपल फंक्शन के दरमियान एक से ज्यादा रिलेशनशिप्स हैं, इनके दो रिलेशनशिप्स हैं और दोनों ही ठीक हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों जो रिलेशनशिप्स हैं उनको, उनकी जो आप कह लें कि इंडिविजुअलिज्म में भी समझें, आइसोलेशन में भी समझें, और फिर उनको कंपैरिजन में भी समझें कि ये दोनों रिलेशंस हैं, ये दोनों एट द सेम टाइम कैसे सही हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि इट्स ऑल अबाउट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसे जैसे आज मैं आप लोगों के लिए, सबके लिए मैंडेटरी कर दूं कि आप लोग फ्रेंच लैंग्वेज समझें, तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली यू विल स्टार्ट टू गेट सम सेंस आउट ऑफ इट। तो सेम इज द केस विद द मैथमेटिकल लैंग्वेज के इट लुक्स डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, लेकिन इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग तो इट बिकम्स इजियर, ठीक है। तो अब जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं वो मैं फिर दोबारा से यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि दो रिलेशनशिप्स हैं और दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। u of n equals del of k, और ये आपके पास जो समेशन है इट लुक्स लाइक एन इंटीग्रेशन, ठीक है। k जो है इट गोज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टिल n। तो ये आपके पास फॉर्मूला नंबर 1 है, ठीक है। और जो सेकंड रिलेशनशिप है u of n का और del of n का, यानी कि यूनिट स्टेप और यूनिट सैंपल का, तो दैट इज del of n माइनस k, ठीक है। ये समेशन है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास जो k है it goes from 0 to infinity. I hope that is the case, ठीक है। तो let's verify it from here. Sure. तो ये 2.8 में आप देख रहे हैं कि समेशन आपके पास k जो है it goes from 0 to infinity। तो मकसद ये है कि once again अगर आपके पास if you guys are not convinced कि जो दूसरा फॉर्मूला है तो how that makes sense, तो उसका हल सिर्फ यही है, सिर्फ और सिर्फ कि आप जो है इसमें वैल्यूज जो है वो प्लग इन करना शुरू कर दें। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज प्लग इन करना शुरू कर दें तो लेट्स सी, सबसे पहली वैल्यू क्या है जब आपने k को 0 पुट किया है, ठीक है। k को जब आपने 0 पुट किया है तो दैट इज del of n, ठीक है। फिर अगली वैल्यू क्या है जब आपने k को 1 पुट किया है, दैट इज del of n minus 1, ठीक है। फिर उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है जब आपने k को 2 पुट किया तो दैट इज del of n minus 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम ये लिखे जा रहे हैं। तो अब ये सब कुछ मिलके जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शन कैसे बनेगा, तो यू कैन जस्ट प्लॉट दीज वैल्यूज इंडिविजुअली। जो del of n है वो कहाँ पे प्लॉट होगी, दैट मीन्स के n जो 0 है वहां पे आपके पास एक सैंपल है, ठीक है। del of n minus 1 कहाँ पे प्लॉट होगी, जब n 1 है तो वहां पे आपके पास एक सैंपल है। तो del n minus 2 कहाँ पे प्लॉट होगा, जब n जो है आपके पास 2 है तो वहां पे एक सैंपल है। और ये सारे सैंपल ऐसे हैं कि जिनकी वैल्यू 1 है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह की इनफिनिट टर्म्स हैं। तो ये सब मिलके क्या चीज बन जाएगी, यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसमें आप कह लें कि इसमें हमने चालाकी क्या किया है या क्लेवरनेस कहाँ पे है, वो यही कि ये जो दूसरा जो फॉर्मूला है उसमें जो समेशन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। तो अगर आप इस समेशन को 0 के बजाय -1 -2 वगैरह से स्टार्ट करेंगे तो देन दिस फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड, क्योंकि यूनिट स्टेप की डेफिनेशन ये है कि
जीरो इंडेक्स और पॉजिटिव इंडिसेस के लिए जो है वो वैल्यू 1 है, अदरवाइज वैल्यू 0 है। तो दिस इज हाउ आप कह लेंगे यूनिट इम्पल्स और यूनिट सैंपल के दरमियान जो दो रिलेशनशिप्स हैं, बोथ ऑफ देम दे आर जस्टिफाइड इन देयर ओन वे, ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये चीजें आप लर्न कर लेंगे जब आप एक दफा के हाउ टू इंटरप्रेट दीज वेरिएबल्स, ठीक है, समेशंस को एक्सपैंड वगैरह कैसे करना है। तो आप यूं कह लें कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल, यानी कि इनको समझने के लिए कि एन, और कई दफा एन तो टाइम वेरिएबल है, के का क्या मतलब है, के जो है इट्स ऑक्सिलरी वेरिएबल, आप कह लें कि एक टेम्परेरी वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस कर लेते हैं फॉर द ईज ऑफ योर नोटेशन। बिल्कुल ऐसे जैसे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो कई दफा हमने डेटा जो है वो टेम्परेरली वेरिएबल्स वगैरह में स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे भी आप कह लें कि मैथमेटिकल लैंग्वेज में there are some main variables and then there are some auxiliary variables। तो n जो है वो discrete time index को शो कर रहा है और k जो है वो टाइम शिफ्ट्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो हर वेरिएबल का अपना अपना रोल है। उसके बाद जो है ऑथर सेज के there are some very important signals, ठीक है, कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं देन अदर्स। अभी तक कौन से हमने सिग्नल्स देखे हैं? हमने यूनिट सैंपल फंक्शन देखा है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन देखा है, और यूनिट स्टेप फंक्शन देखा है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास ऑफ सिग्नल्स हैं वो हैं आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं जिनको हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कहते हैं। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि जो आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो उसमें आप कह लें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ही यूज होते हैं, जिनको हम कई दफ़ा कर्नल फंक्शंस भी कहते हैं। और फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर आपने बहुत सादा अल्फाज में किसी और बंदे को बताना हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर सीरीज क्या है, तो उसमें सादा अल्फाज में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कुछ बेसिस फंक्शंस होते हैं विच आर लाइक ब्रिक्स, ठीक है, जिसके जरिए हम कोई भी सिग्नल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी सिग्नल का मतलब ये है कि जैसे आप सादा सी ब्रिक्स यूज करके 100 मुख्तलिफ तरह की कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं, घर बना सकते हैं विद डिफरेंट डिजाइंस। तो बिल्कुल इसी तरह एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स का मामला है कि दे हैव सम गुड प्रॉपर्टीज, कि वो आपस में ऑर्थोगोनल है, उनकी एनर्जी 1 है, वो सारी चीजें, वो डिटेल्स हम बाद में कभी किसी टाइम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये सोच सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स जो हैं आप कह लें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, वो हमारे सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह में ब्रिक्स की तरह है। और उन ब्रिक्स को यूज करते हुए हम बहुत सारा डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि ऐसे है कि जैसे आपने एक ही तरह की ब्रिक्स के जरिए आपने मुख्तलिफ तरह की बिल्डिंग्स अगर आपने कंस्ट्रक्ट की हुई हो। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स जो हैं वो बार बार हमारे पास जो है वो इस कोर्स में आते रहेंगे। और एक्सपोनेंशियल सिग्नल की जो नोटेशन है यहाँ पे वो इक्वेशन 2.10 में लिखी हुई है कि आपके पास ए अल्फा रेज़्ड पावर n है। तो ऑथर सेज के ए जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं फिर आप उनको डिकम्पोज कर देते हैं इनटू मैग्नीट्यूड एंड फेज। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप क्या मामला कर सकते हैं कि या तो आप उनको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं या फिर आप उन्हें मैग्नीट्यूड और फेज में सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथर ने जो है वो मैग्नीट्यूड और फेज की नोटेशन यूज की है। तो इवेंचुअली हमारे पास मीनिंग मजीद इक्वेशंस हम लिखते जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम यानी कि वही बात है कि चीज़ों को सोफिस्टिकेट भी करेंगे, स्पेशलाइज भी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि ऑथर जो है वो यूनिट्स वगैरह की डिस्कशन भी कर रहा है कि कंटिन्यूस टाइम में जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती थी तो उसको हम कह देते कि उसके यूनिट्स क्या होते थे, रेडियंस पर सेकेंड। और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ थी तो उसके यूनिट्स होते थे हर्ट्ज में। तो अब डिस्क्रीट टाइम में मामला ये है कि जो आपका स्मॉल एन है दैट इज डिफरेंट देन टी, तो जिसकी वजह से आपकी जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है तो उसके यूनिट्स जो हैं वो रेडियंस पर सेकेंड की बजाय रेडियंस में होते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो यूनिट्स हैं तो वो आपके पास जो है वो रेडियंस में होने चाहिए। तो देयर इज अ लॉट, ठीक है, जो इस टेक्स्ट बुक में मेंशन है। तो ओवर द टाइम जो है वो हम आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट जो इसमें से चीजें हैं वो हम हाईलाइट करते रहेंगे। तो इन जनरल हमारे पास फार्मूला ये है कि थीटा जो है दैट इज ओमेगा टी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है। ओमेगा जो है इसको हम लेते हैं रेडियंस पर सेकेंड, क्योंकि जो थीटा है दैट इज फेज और ये जो होता है हमेशा रेडियंस में होता है। तो अगर थीटा रेडियंस में है और ओमेगा रेडियंस पर सेकंड में है तो टी के जो यूनिट्स हैं वो किस में होंगे, सेकंड्स में होंगे।
तो रेडियंस पर सेकंड में सेकंड डिनोमिनेटर में है, तो ये जो यूनिट्स हैं और टी के जो यूनिट सेकंड्स हैं वो न्यूमरेटर में है, तो ये यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेट यूनिट्स आपके पास रेडियंस रहते हैं। तो जब आप डिस्क्रीट टाइम में आते हैं तो वहां पे ये रिलेशनशिप आपके पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि थीटा इक्वल्स ओमेगा एन। अब मामला क्या है कि एन जो है वो तो एक इंटीजर वैल्यू है, एन के कोई यूनिट्स नहीं है, तो एन के कोई यूनिट्स नहीं है और थीटा के जो यूनिट्स हैं वो आपको रेडियंस में चाहिए, तो जिसकी वजह से फिर आपको ओमेगा के जो यूनिट्स हैं आपको पता चलता है कि वो भी रेडियंस में होंगे डिस्क्रीट टाइम में। तो ये कुछ फर्क है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स में और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में, उनकी इंटरप्रिटेशन में जो सामने आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि कंटिन्यूअस टाइम में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी यूनिट्स रेडियन पर सेकंड है, डिस्क्रीट टाइम में जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट्स रेडियंस है। इस तरह कुछ और फर्क भी हैं जो अगले लेक्चर्स में काफी वजाहत से सामने आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि हम यहाँ पे अभी लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो अभी जो 1-2 मिनट हमारे पास हैं तो आई विल यूटिलाइज दोस मिनट्स आंसरिंग योर क्वेश्चंस, कि जो भी हमने ABC अभी डिस्कस किया है सिग्नल प्रोसेसिंग की, तो उससे मुताल्लिक कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी विल कंक्लूड, और अगर आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं किया तो आप कर लें, जो क्वेश्चन हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है गूगल क्लासरूम पे, तो वहाँ पे आप अपना रेस्पॉन्स में अपना नाम, ऑफिशियल नेम और रोल नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर वो आप लिख दें, और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। यानी कि टेक्निकल क्वेश्चन तो एक चीज है, उसके अलावा भी इन जनरल अगर ये 1.5 घंटे में अगर आप में से कुछ लोगों को कनेक्टिविटी के इश्यूज आए हों, या अगर आप लोग मेरी आवाज सही से ना सुन पाए हो, मेजर डिस्ट्रप्शन हुई हो, तो वो भी आप लोग हमें जरूर बताते रहें। यानी कि देयर इज नॉट मच दैट आई कैन डू, क्योंकि आप कह लें कि इंटरनेट, एक स्टेबल इंटरनेट प्रोवाइड करना या गूगल मीट को इम्प्रूव करना, आप कह लें कि इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं हो सकता है, आई कैन नॉट डू इट, लेकिन जहाँ पे हम अपनी कैपेसिटी में कुछ कर सकते हुए तो हम करने की कोशिश करेंगे। तो कोई लॉजिस्टिकल इशू है वो भी आप इस वक्त बता सकते हैं, और इसी तरह से अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो भी हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है अभी उसके बारे में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1-2 मिनट में आप लोग नहीं पूछ रहे तो ठीक है, तो आई विल क्लोज दिस सेशन। सर जो हमने अभी एंड पे जो किया यूनिट स्टेप यूनिट इम्पल्स से कैसे रिलेटेड है, जो उसकी जो पहली इक्वेशन थी जो -इन्फिनिटी से n तक जा रही थी, उसके अंदर फिर हमने जब लेट n इज इक्वल टू -3 किया वो सारा, तो हमने अज्यूम किया कि -इन्फिनिटी से 0 तक वो जो डेल्टा फंक्शन है उनकी वैल्यू 0 है। वो अज्यूम नहीं किया, वो हकीकत में ही ऐसा है ना, क्योंकि आपने डेल को डिफाइन इस तरह से किया। यानी सबसे पहले आप DSP में यही कर रहे हैं, ये सिग्नल्स में भी, कि आप 2-3 सिग्नल्स डिफाइन करें। जैसे वही बात है जैसे हमने घर बनाना होता है, तो वो छोटे छोटे यूनिट से ही बनेगा, और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसको हम ब्रेक कहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्मॉलेस्ट जो आप कह लें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आप डिफाइन करते हैं, फिर उसके जरिए आप आर्बिट्रेरीली सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी है कि DSP में जो कुछ भी हो रहा है तो उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो यूनिट सैंपल फंक्शन है और यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसको हमने डिफाइन किया हुआ है। जैसे ब्रिक की जो शेप है वो वैसी रहेगी, उसके बाद फिर आगे उसकी प्रॉपर्टीज आप यूटिलाइज करते हैं। तो यानी कि हमने कहा कि डेल ऑफ n किस तरह का फंक्शन है कि n इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू 1 है, और n की बाकी सारी वैल्यूज के लिए जो डेल फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 0 है। तो वो प्रॉपर्टी यूटिलाइज हुई है उस रिलेशनशिप में जो यूनिट स्टेप और यूनिट सैंपल फंक्शन के दरमियान। ठीक है। और फिर जो सर जो सेकंड दूसरा तरीका था जो k इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा था, उसके अंदर हमने जो आपने k इज इक्वल टू 2 तक पल्सेस बनाई थी जिनकी वो 1 थी एम्पलीट्यूड, तो उनको ऐड करके वो तो फिर इंक्रीज हो रही है वैल्यू, यूनिट स्टेप में तो 1 ही रहती है। नहीं, वो असल में हाँ ट्रू, जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं उनको इस लिहाज से अप्रिशिएट करता हूँ कि पहली दफा इस तरह के सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। व्हेन आई टुक दिस कोर्स ड्यूरिंग माय अंडरग्रेड, तो ये सेम कंफ्यूजन रहती थी, लेकिन वी नीड टू बी केयरफुल। यानी एडिशन में भी ये मामला है कि जब आप कह रहे हैं कि 2 + 1 3 है, ठीक है, तो वो जो एडिशन है उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझना चाहिए। जैसे अगर आपके पास 2 रुपए हैं, 1 रुपया और आ गया तो 3 रुपए हो गए, तो वहां पे ये कॉन्टेक्स्ट है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मनी। और जब आप ये सिग्नल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी है कि ऐड वो चीज होगी जो एक टाइम इंडेक्स पे होगा।
यानी मेरे पास एक सिग्नल है x1, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 0 इंडेक्स पे वो 1 है। एक दूसरा सिग्नल है x2 जिसकी वैल्यू टाइम 0 पे जो है वो 2 है। सेम टाइम इंडेक्स पे जो चीजें हैं वो ऐड होती हैं। जो डिफरेंट टाइम इंडेक्स पे जो चीजें हैं उनकी एडिशन का मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो ग्राफ बनाएंगे उसमें हम उसको सिर्फ अपेंड कर देंगे। ठीक है, आई एज्यूम के आपको पता चल गया होगा। वही बात है कि व्हाइट बोर्ड के बगैर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, लफ्जों में अगर बात करें तो। नहीं जी सर, मुझे समझ आ गई। जो शुरू में आपने डेल्टा फंक्शन लिखना सिखाया था, 2 डेल्टा n+3, वो सारा, तो उस हिसाब से मुझे समझ आ गई कि हम ऐड नहीं कर रहे, हम काइंड ऑफ टाइम के जरिए टाइम एक्सेस पे प्लेस कर रहे हैं सब चीज़ों को, तो वो समझ आ गई। चलें, अच्छी बात है। बस यही चीज़ है कि x1 x2 हैं, अगर उनके सैंपल्स सेम टाइम इंडेक्स में हैं फिर आप एडिशन करेंगे और x करेंगे, फिर आपके पास वो चीज़ आएगी कि x3 जो है उसका जो सैंपल होगा टाइम 0 पे उसकी वैल्यू 5 होगी। और अगर टाइम इंडेक्सेस डिफरेंट है तो उस केस में वो अपेंड होंगे। ठीक है, तो ट्रू जो एडिशन है उसको आपने केयरफुली जो है वो समझना है कि उसका क्या मतलब है। यानी डेल ऑफ n जो है वो ये चीज़ है कि 0 पे 1 है, और फिर डेल ऑफ n-1 जो है वो ये चीज़ है कि वो 1 पे 1 है। तो फिर जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये सिग्नल और ये सिग्नल, तो फिर आपके पास 0 पे भी 1 आ जाता है पहले सिग्नल की वजह से, और 1 पे भी 1 आ जाता है दूसरे सिग्नल की वजह से। तो एडिशन का ही मतलब है। जी सर। Anything else? Oh, so I was writing something on the screen, लेकिन वो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं हुई थी। चलिए, कोई और चीज? चलिए, अगर नहीं है तो डेफिनेटली, यानी कि हमारे पास इंशाल्लाह यानी कि वी हैव अगर 30 लेक्चर्स भी हैं अगर 30 लेक्चर्स भी हैं तो हमारे पास 29 मोर चांसेस हैं टू मीट अप, ठीक है, क्लास सेटिंग में। उसके अलावा आप लोग मुझे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं। तो होपफुली विल स्टे कनेक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, अगर अभी नहीं भी हैं तो यू कैन आस्क लेटर, ठीक है। टेक्स्ट बुक हमने शेयर कर दिया है, कोर्स आउटलाइन विल बी शेयरिंग विद यू गाइस सून। कल पहली लैब भी आप लोग कर लेंगे, और टीए में आई थिंक कि अपना ईमेल एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप टीए को भी विजिट कर सकते हैं ऑन कैंपस, यू कैन राइट हिम ईमेल्स। अटेंडेंस आप लोग यहीं पे इसी तरह लगाया करेंगे जैसे आज आप लोगों ने लगाई है। उसके अलावा ये है कि टेक्स्ट बुक हम लोगों ने सॉफ्ट फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। जो क्लास प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक्सपेक्टेशंस या डिलीवरेबल्स, रिक्वायरमेंट्स, सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स और जितनी भी डिटेल्स हैं तो वो मैं सून गूगल क्लासरूम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कोर्सेस मैथमेटिकली ओरिएंटेड, तो जो फार्मूलाज वगैरह हैं तो वो समझना जरूरी है, याद नहीं करना है, क्योंकि हम आपको फार्मूला शीट्स वगैरह मिड टर्म फाइनल टर्म में प्रोवाइड करेंगे। तो हैविंग सेड दैट, ठीक है, लेट्स क्लोज द लेक्चर टुडे। तो विल असेंबल अगेन ऑन थर्सडे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।